स्टोरी की स्टार्टिंग में ईयर 1450 के गायली कंट्री के डायन डायनेस्टी की फोर्जिंग शॉप दिखाया जाता है। हमें आगे देखने को मिलता है कि एक आदमी एक बच्चे को लात मार के अपनी फोर्जिंग शॉप से भगा रहा होता है और वो उससे कहता है, तुम कुत्ते के बच्चे, मैंने कढ़ाई पलटना सीखने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की और तूने मेरी स्किल्स चुराने की हिम्मत कैसे की। तो ऐसा कह के वो उसे अपनी शॉप से भगा देता है। देन वो बच्चा रोते हुए अपने हेड से कहता है, हेड कुक सन, मैं गलत था, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, कसम से। देन कोई कहता है, ये फिर से। देन उस फोर्जिंग शॉप का ओनर उस बच्चे के सर पर अपने कलछुल से मारने लगता है। तो वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, आओ आओ आओ, मैं फिर से दोबारा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। देन वो आदमी अपने बाकी सभी वर्कर से कहता है, तुम सभी लोग जल्दी करो, मास्टर जल्दी यार्ड में आने वाले हैं। अगर तुमने खाना लाने में देरी करी तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा लाते पड़ेंगी। हमें आगे बताया जाता है कि वो आदमी फोर्जिंग शॉप का हेड कुक है जिसका नाम फैटी सन है। देन सन एक वर्कर की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम सभी लोग न्यू कुई से सीखो कुछ। उसने कल ही घोड़े की मुद्रा सीखी, पूरी रात खड़ा रहा और वो अभी भी इतनी तेजी से काम कर रहा है। तुम सभी कितने बेकार लोग हो। हमें बताया जाता है कि उस वर्कर का नाम न्यू गुई है। तो सन की ये बात सुनकर सभी लोग कहते हैं, हाँ हाँ समझ गए। देन वो लड़का जिसे अभी अभी मार पड़ी थी वो सन की नजर से बच के जा रहा होता है, लेकिन सन उसे देख लेता है। देन वो उस बच्चे पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैंने कहा कि तुम्हें छूट मिली हुई है? तुम वहाँ किस लिए खड़े हुए हो? क्या तुम खाना नहीं चाहते? तो वो बच्चा डरते हुए कहता है, हाँ हाँ। देन वो अपने हाथ में ली हुई लकड़ियों को एक जगह जाके रख देता है। देन वो कहता है, कल काफी बड़ा दिन है, इसीलिए अभी के लिए मैं इसे सहूंगा। देन अगली सुबह दोपहर में हमें देखने को मिलता है कि एक कमरे में बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है और उसके सामने वही लड़का खड़ा होता है। देन वो बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहता है, टोटल 30 कॉपर्स मिलेंगे और तुम्हें सनसेट से पहले वापस आना होगा अगर तुम रात भर वहाँ रुके। भी वो लड़का बीच में कहता है, और वो पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। देन वो उस जगह से बाहर बहुत खुशी खुशी आ रहा होता है और वो कहता है, मुझे यहाँ आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, फाइनली मुझे फोर्जिंग शॉप से 1 दिन के लिए छुट्टी मिल गई। देन वो लड़का उस जगह से निकल के शहर में लगे मेले में जाता है। देन वो लड़का एक चिकन शॉप पे जाता है और वो शॉप की ओनर जो कि एक लेडी होती है उससे कहता है, टाइम्स स्क्रिप्चर के उस हाफ स्क्रोल से ऑर्डिनेशन सेरेमनी के लिए 5 एनिमल सेक्रीफाइस चाहिए होती है। मीट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उनका खून भी काम करना चाहिए, है ना? आगे का अर्थ पर एंशिएंट टाइम में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस में ब्लड ऑफर किया जाता था। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है, ऑक्स का यूज नहीं कर सकते। शाही अदालत ने फैसला सुनाया है कि जो कोई भी जो ऑक्स को किल करेगा उसे 100 घोड़े मिलेंगे और तो और 1.5 साल की कैद होगी। देन वो लड़का उस ओल्ड लेडी से कहता है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि 5 सेक्रीफिशियल एनिमल्स का एक दूसरा वर्जन भी है जिसमें डियर, मस्क डियर, वुल्फ और रैबिट आता है ना? तो ऑक्स की जगह रैबिट का यूज करना ठीक रहेगा। अब 5 सेक्रीफिशियल एनिमल्स का समय हो गया है। देन आधे दिन बाद हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का अभी भी मार्केट में घूम रहा होता है। देन वो लड़का जिसका नाम हॉल होता है वो कहता है, सुअर, भेड़, मुर्गी और खरगोश का आधा आधा जिन खून। तो फाइनेंसिस कहती है 26 कॉपर स्पेंड हो गए, बस 4 बचे हैं। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है, डैम, ये ब्लड भी इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अगले महीने भूखा रहूंगा। देन वो उन एनिमल्स का ब्लड लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान एक जगह जाता है जहाँ एक आदमी कहता है, वो बच्चा लियांग फैमिली से उसने जेड वाटर लेक से एक स्पिरिट फिश और एक ऑक्स हॉर्न पॉम्फ्रेट पकड़ा है। तो ये सुनकर कोई कहता है, लियांग शुई, उस बच्चे में इतनी ज्यादा स्किल्स है, लिव लेजी ने उसकी बोट नहीं चुरा ली थी? देन वो आदमी कहता है, एक स्पिरिट फिश, क्या ये लगभग 1 साल या 2 साल नहीं हो गया जब किसी ने इसे पकड़ा है ना? तो उन सभी की ये बात सुनकर वो लड़का कहता है, हाँ स्पिरिट फिश। हमें बताया जाता है कि एक स्पिरिट फिश बहुत ही ज्यादा पौष्टिक खाना है। एक को पकड़ना एक ऑर्डिनरी फैमिली को 2 या 3 साल तक खिलाने के लिए पर्याप्त है। दिन में देखने को मिलता है कि वो आदमी जिसने वो सभी चीजें पकड़ी थी वो सभी को ऑक्स हॉर्न पॉम्फ्रेट दिखाते हुए कहता है, सभी लोग ये ऑक्स हॉर्न पॉम्फ्रेट ये 12 जिन का है, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके पास भी मत आना। तो ये सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ऑक्सहॉर्न पॉम्फ्रेट 12 जिन का? तभी उस भीड़ में से कोई कहता है, मैं 12 टाइल्स देता हूँ। तो ये सुन के वो लड़का कहता है, 30 कॉपर्स 1 महीने में
मुझे 3 साल लग जाएंगे एक टाइल कमाने में सिल्वर का। एक फिश के लिए 12 टाइल्स, एक आदमी की कीमत भी एक फिश से कम है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। देन हमें देखने को मिलता है कि वो कुछ घरों के पास खड़ा होता है और वो कहता है ओरिजिनल ओनर की मेमोरी के अकॉर्डिंग वो घर यहीं कहीं होना चाहिए। देन वो एक घर का दरवाजा नॉक करता है और नॉक करते हुए कहता है अलबत्ता क्या आप वापस आ गए। तभी उस घर से एक आदमी निकलता है और उससे कहता है सेकंड ब्रदर चलो अंदर आके बात करते हैं। देन हमें आगे बताया जाता है कि उसके सेकंड ब्रदर का नाम लीलिन है। देन लीलिन अपने भाई से कहता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा है ना, जाओ अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। और हाँ तुम्हारी भाभी काम पर गई है तो वो थोड़ी देर के लिए नहीं आने वाली। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो वो लड़का कहता है वाह बढ़िया, उसने मुझे रुकने के लिए भी नहीं कहा। देन वो अपने आसपास के खाली एरिया को देखकर कहता है ये जगह क्या मुझे करना चाहिए। देन वो मार्केट से लाए हुए उन सभी एनिमल्स के खून को फ्लोर पर गिराकर कुछ मार्क बनाने लगता है। देन वो कुछ डिजाइन बनाने के बाद कहता है मैंने अपने दिमाग में काउंटलेस टाइम्स इस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को बनाया है, इसीलिए इसको बनाना आसान था। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देन वो कहता है डिस्पाइट लीजुओ, धर्म ग्रंथों को पढ़ने और उनकी सच्चाई को देखने के बाद अपने हार्ट को क्लैरिफाई करने के लिए सिद्धांतों को लगन से बनाए रखने के बाद सभी लिविंग बींग्स को बचाने की इच्छा के साथ मैं पुराने ऋषियों के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। डिस्पाइट लूजुओ, मैं विनम्रता पूर्वक स्वर्ग निकलने वाले से ऑर्डिनेशन के लिए प्रे करता हूँ, लेकिन वो पाता है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो वो कहता है कोई असर नहीं। मुझे मत कहना कि ग्रैंड मास्टर को पता है कि मैंने वास्तव में 100 स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं। तो ये बात सोचकर वो कहता है तो इसका मतलब कि मैं ऑर्डिनेशन के थ्रू इमॉर्टल नहीं बन सकता, मेरे पैसे। लेकिन तभी उस लड़के को कुछ अजीब सा होने लगता है और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। तभी उसके पीछे एक साया दिखता है। तो वो लड़का कहता है मैं कुछ क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं सच में कुछ क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ। तभी उसकी बॉडी वो डीमन पोजेस कर लेता है और वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। देन वो लड़का जब अगली सुबह उठता है अजीब अजीब चीजों के इमेजिनेशन हो रही होती है। तो ये सब देखकर वो कहता है ये क्या है। देन उसकी इमेजिनेशन धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। जैसे जैसे उसकी इमेजिनेशन क्लियर होती जाती है तो वो लड़का धीरे धीरे शॉक होने लगता है और जैसे ही उसकी इमेजिनेशन पूरी तरह क्लियर हो जाती है तो वो देखकर कहता है ये तो एक सील स्क्रिप्ट है। तभी वो सब कुछ उसके मुंह में जाने लगता है और फिर वो लड़का जमीन में गिरने लगता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। देन कुछ कंप्यूटराइज फॉर्म में दिखता है, उसमें लिखा रहता है लोडिंग इनिशियल ऑथराइजेशन। सिनेमैटिक स्टोरी में देखने को मिलता है कि तभी उसका भाई वहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आता है और वो देखता है उसका भाई वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। तो वो सारा खाना फेंककर अपने भाई की ओर तेजी से भागता है। उसे बेहोश देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे जगाते हुए कहता है थर्ड ब्रदर क्या हो गया, उठो। तभी वहाँ पर लिलिन की वाइफ भी दौड़ते हुए आती है और वो कहती है हे थर्ड ब्रदर क्या हुआ। तभी उस लड़के को धीरे धीरे होश आने लगता है। देन वो अपनी भाभी को देखते हुए कहता है ब्रदर सिस्टर इन लॉ मैं ठीक हूँ। तो लिलिन कहता है ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, हाँ तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी उसे याद आता है और वो कहता है मुझे फॉर्जिंग शॉप वापस जाना होगा। तो उसका भाई लिलिन कहता है अभी कुछ दिन के लिए घर पे आराम करो, तुम थक गए होगे। तो वो लड़का कहता है मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो उसे देखकर वो लड़का कहता है ये क्या है। देन उस स्क्रीन पे कुछ लिख के आता है। तो उसे देखकर वो लड़का कहता है क्या एक सिस्टम, इसका फाउंडर अपने समय से बहुत आगे था। इंफॉर्मेशन की बाढ़ ने मेरे दिमाग को तुरंत भर दिया, जैसे कि मुझे हमेशा से पता था। मैंने तलवार उठाने की इतनी तीव्र इच्छा कभी महसूस नहीं की थी। देन उसे स्क्रीन पे कुछ लिखे आता है। तो उसे देखकर वो लड़का कहता है अच्छा तो फाउंडर जानता है कि अपने डिस्पाइल से उनकी पूरी कीमत वसूलनी है। देन वो लड़का बाहर जाने लगता है और वो अपने भैया और भाभी से कहता है आप दोनों अंदर जाइए, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, मुझे कुछ पैसे बनाने हैं। कहता है क्या तुम ठीक हो। ये तो कुछ भी नहीं,
गार्ड किन ने मुझे एक नई टेक्निक सिखाई है और मैंने उसे बहुत ज्यादा कर दिया, तो अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। देन वो अपने मन में कहता है, जीतने के लिए पे करने से पहले फाउंडर्स के चीट क्या कुछ काम किए हैं। देन के स्टोरी में फोर्जिंग शॉप का मिडिल कोर्टयार्ड दिखाया जाता है। उस कोर्टयार्ड में बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं, तो उनको देखते हुए वो लड़का कहता है, हैमर भी आयरन का बना हुआ है, ये वर्क करेगा है ना। वापसी में आते समय वेपन मास्टर की स्किल्स नेचुरली मेरे अंदर गूंज रही थी, मुझे एक हथियार खोजने और शुरू करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। तभी वो कुछ नोटिस करता है, सभी लोग एक लाइन में एकदम शांत खड़े होते हैं, तो उन सभी को ऐसा देखकर वो कहता है, हाँ इतना सन्नाटा, क्या ये कोई दूसरा लेसन शुरू करने जा रहा है। तभी उनका टीचर कहता है, व्हाइट एप क्लोक हैमर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्टैंस है और एक्सटर्नल हैमर है, और इनमें से 3 इंटरनल हार्मनी है और 3 एक्सटर्नल हार्मनी। और जब एक बार ये सारी 6 की 6 हार्मनी इंटरनल और एक्सटर्नल मास्टर कर लोगे तो आर्ट परफेक्ट हो जाएगी। देन ऐसा कह के वो अपने एक स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखता है, तो इससे उस लड़के को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। देन उस लड़के से वो आदमी कहता है, अगर तुम्हारे पैर सीधे नहीं रहेंगे तो तुम्हारा हमला वीक रहेगा। व्हाइट एप क्लोक हैमर फॉर्जिंग शॉप की एक सबसे जरूरी मार्शल आर्ट है, जो कि 200 सालों से चली आ रही है। ये 4 लेवल्स में डिवाइडेड है, नोवाइस, एडेप्ट, माइनर, मास्टरी एंड मेजर मास्टरी। अगर तुम लोग इनर कोर्टयार्ड में जाना चाहते हो तो तुम्हें साल के एंड तक इस आर्ट की नोवाइस लेवल तक पहुंचना होगा। तो जैसे ही वो लड़का एक मूव करने की कोशिश करता है तो उससे वो मूव नहीं हो पाता है, और वो कहता है, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उसे देखकर लिलिन का भाई कहता है, ये तो रूथलेस है। तभी उसके पास एक दूसरा लड़का आता है और उसको एक हैमर पकड़ाते हुए कहता है, अपने हथौड़े को ऊपर उठाओ और घोड़े की मुद्रा अपनाओ। देन जैसे ही वो हैमर को उठाता है तभी उसके सामने वो स्क्रीन ओपन हो जाती है और उसमें कुछ लिखा होता है। देन उसको पढ़ने के बाद वो लड़का कहता है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि ये ओल्ड मैन ऑर्डिनेशन सेरेमनी के लिए ऑब्सेस्ड है। मैंने तो अभी तक एक वेपन भी वेल्ड नहीं किया है और चीजें अभी से ही डिफरेंट हो गई हैं, क्योंकि वो अपनी पावर की वजह से उस हैमर को बहुत ही आसानी से चला पा रहा था। तो वो अपने आप से कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर ये हथौड़ा गायब हो गया तो ये सस्पिशियस होगा। ही। तभी उसका मास्टर एक मार्शल आर्ट दिखाता है और कहता है, पावर ग्राउंड से जनरेट होती है, पैरों से होते हुए और कमर और हिप से होते हुए, शोल्डर्स और आर्म के थ्रू फ्लो होते हुए रिस्ट और फिंगर्स पर शो होती है, जिससे कि व्हाइट एप अपने आर्म को एक्सटेंड करता है। तो उसकी ये बात सुन के वो लड़का अपने मन में कहता है, व्हाइट एप ये तो मेरी पास्ट लाइफ के एनिमल कॉपी स्टाइल की तरह है। तभी उसका ट्रेनर कहता है, हॉर्स स्टेंस सिंपल लगता है लेकिन उसको मास्टर करना बहुत डिफिकल्ट है। याद रखना आज तुमने क्या सीखा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देन वो अपने भाई फैटिसन से कहता है, यहाँ कुछ लोग हैं जिनमें डिसेंट पोटेंशियल है लेकिन उनका बेस बहुत कमजोर है, वे सफल नहीं हो पाएंगे। देन वो अपने भाई को सर्व करते हुए कहता है, भाई किन आपने किसके बारे में कहा कि उनमें अच्छी क्षमता है। तो किन कहता है, वो लोग जो कि इम्प्रोवाइज्ड फैमिली से हैं। देन पैटिसन उसके पीठ पीछे कहता है, ब्रदर किन तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। देन पैटिसन उन सभी स्टूडेंट्स पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी लोग कड़ी मेहनत करो और सुस्त ना हो, अगर तुम में से किसी ने भी सुस्त होने की हिम्मत करी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देन ऐसा कह के वो एक फेक स्माइल करने लगता है। देन पैटिसन उस लड़के की ओर अजीब नजर से देखने लगता है, तो उसे ऐसा करते देख वो लड़का अपने मन में कहता है, डैम जैसे वो मोटा मुझे देख रहा है, कुछ तो करवा। डेनमार्क की स्टोरी में देखने को मिलता है कि उन सभी को ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, तो वो लड़का बेहोशी की हालत में कहता है, अब मैं और देर नहीं सह सकता। ये स्टैंस देखने में सिंपल है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम करता है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, मेरा फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा टेरिबल है। बाकी सारे पेंटिक्स काफी बेटर कर रहे हैं और आधे से ज्यादा लोग अभी भी कर रहे हैं, और इस मिडिल कोर्ट यार्ड में
में सिर्फ निगुई बचा है। तो निगुई उस लड़के को देखते हुए अपने मन में कहता है। तो उस लड़के ने भी फाइनली गिव अप कर दिया। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि वो लड़का एक जगह खड़ा होता है जहाँ पर बहुत सारे हैमर्स होते हैं। देन वो एक हैमर को उठाकर कहता है, यहाँ पर दर्जनों हैमर है, अगर एक गायब भी हो गया तो कोई नोटिस नहीं करेगा, है ना। क्रेटेक्स सिस्टम में है, इसका मतलब कि अनग्रेडेड है ना। यहाँ पर 43 प्रैक्टिस हैमर्स हैं और ये सारे अनग्रेडेड वेपन्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक जैसा नहीं है। इनमें से ज्यादातर प्रैक्टिस हैमर्स को चलाने से केवल नोवाइस लेवल की हैमर टेक्निक बफर मिलती है, लेकिन दर्जनों और बाकी सब एडेप्ट लेवल के हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डीपेस्ट कलर है। भले ही ये सभी एडेप्ट लेवल के हैं, ये सब में से बेस्ट होगा, है ना। यही है वो। देन वो उस हथौड़े को लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी वो हैमर से कहता है, व्हील्ड। तो उसके ऐसा कहने से वो हैमर बिजली की स्पीड से चलने लगता है। तो ये देखकर वो लड़का कहता है, इतना बड़ा हथौड़ा हवा में गायब हो गया, ओह शिट। देन हमें देखने को मिलता है कि वो अपना हैमर एक प्लेटफॉर्म पर रख देता है। देन ऐसा करने के बाद वो कहता है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं ज्यादा से ज्यादा इस पे कुछ ही हथौड़े रख सकता हूँ। देन वो उस हैमर को उठाता है जिससे कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। तभी अचानक से उसके सर में बहुत ही जोर से दर्द होने लगता है और उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। तो ये देखकर वो कहता है, फिर से। देन हमें देखने को मिलता है कि उसके दिमाग में उस लड़की की इमेजेस चल रही होती है जो कह रही होती है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो ये देखकर वो लड़का कहता है, ओ नो, ये भी कर सकते हैं। देन वो अपने अंदर प्रैक्टिस कर रहे लोगों को देखकर कहता है, लोअर बॉडी, टेल बोन, दोनों आर्म, हाथ, आँख। तो इस स्टेज में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स है। देन अगली सुबह हमें देखने को मिलता है निगुई नींद से अभी अभी उठा होता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो कहता है, मैंने कल सच में बहुत ही ज्यादा कर दिया, पूरी रात सोने के बाद भी मेरा वेस्ट अभी भी दर्द हो रहा है। तभी निगुई उस लड़के को देखकर चौंक जाता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम कब उठे? क्या ये लड़का आधी रात में प्रैक्टिस करने तो नहीं चला गया था? तो वो लड़का निगुई से कहता है, मैं अभी अभी उठा हूँ। तो निगुई उस बच्चे की तरफ अजीब नजर से देखते हुए कहता है, अभी अभी जागे हो? देन वो अपने मन में कहता है, इस बच्चे में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी रात जाकर प्रैक्टिस करता रहा। मुझे पता था कि ये दुबला पतला बंदर छिप कर प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं करेगा। देन वो लड़का अपने मन में कहता है, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने सपनों में करना। देन हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि सभी लोग लकड़ियां ढो रहे होते हैं और वो सारी लकड़ियों को एक जगह जाके इकट्ठा करते हैं। तो उन लकड़ियों को इकट्ठा करते करते वो लड़का अपने मन में कहता है, हालांकि मैं रातों रात इतना पावरफुल नहीं बन गया। देन वो अपने हाथ को मूव करते हुए स्माइल के साथ कहता है, पावर पर मेरा कंट्रोल पूरी तरह से डिफरेंट लेवल पर है, मैं पावर के हर एक लास्ट फ्लो को महसूस कर सकता हूँ। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मार्शल आर्ट। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनर कोर्ट में जाना होगा, वही है असली जगह ट्रेन होने की। देन में आगे देखने को मिलता है कि सभी लोग प्रैक्टिस के लिए फिर से इकट्ठा होते हैं। तो उन सभी का मास्टर कहता है, आज मैं क्लॉक हैमर सिखाऊंगा, सभी लोग एक हथौड़ा पकड़ो और स्टैंस अपनाओ। तो ये सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है, और स्टैंस प्रैक्टिस? हमें तो अभी ठीक से खाने का भी टाइम नहीं मिला, कोई रास्ता ही नहीं कि मैं और स्टैंस होल्ड कर सकूं। तो दूसरा लड़का थकी हुई आवाज में कहता है, ठीक है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लेलिन का सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो अपने हथौड़े को पकड़कर कहता है, ये एक ऑर्डिनरी हैमर है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन है, जैसे ये मेरा ही पार्ट हो। ये फीलिंग एकदम इनक्रेडिबल है, मेरा हैमर जो मुझे लास्ट नाइट ही मिला। देन सभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो उनका मास्टर सभी से कहता है, स्टैंस प्रैक्टिस और हैमर टेक्निक मोशन और स्टिलनेस को जोड़ती है, आप सभी इसे सीरियसली लें। आपको लगता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? तभी निगुई ट्रेनर से चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर लू, नोवाइस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? देन ट्रेनर कहता है, एवरेज एबिलिटी वाला कोई व्यक्ति लगभग आधे साल की प्रैक्टिस में नोवाइस लेवल तक पहुंच सकता है। जो कोई भी नए साल से पहले उस तक पहुंचता है उसे मास्टर किन द्वारा पर्सनली सिखाया जाएगा। क्लॉक हैमर के 18 रूप हैं, आज मैं आपको पहला सिखाऊंगा। निगुई,
तुमसे शुरू करते हैं। तो ट्रेनर की ये बात सुनकर लेलिन अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये ऐसे है। देन वो सभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। देन ट्रेनर निगुई को सिखाते हुए कहता है, पावर जमीन से शुरू होती है, पैरों में जनरेट होती है, कमर और हिप से गुजरती है और कलाइयों तक पहुंचती है। याद रखो तुम्हारी शक्ति एक आंधी की तरह होनी चाहिए। तो निगुई उससे कहता है, समझ गया। लेकिन लेलिन का भाई अपने हैमर के साथ शो ऑफ कर रहा होता है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। देन ट्रेनर की बात ये सुनकर वो कहता है, बुरा नहीं है, क्या ये लिटिल का पहले से ही नोवाइस लेवल तक पहुंचने वाला है, तो चलो एक ट्राई करते हैं। और ऐसा कह के वो अपना हैमर जोरों से घुमाता है, जिससे उस कोर्टयार्ड में बहुत ही ज्यादा पावर जनरेट होती है, जिसे हर कोई देखकर शॉक हो जाता है। और उन सभी के साथ साथ निगुई भी शॉक हो जाता है। लेकिन उसकी ये ताकत देखकर ट्रेनर उसकी तरफ एक अजीब नजर से देख रहा होता है। देन हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि फैटिसन और उसका भाई किन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो फैटिसन अपने भाई से कहता है, चलो ब्रदर किन पी भी लो। तो किन उससे कहता है, मेरे लिए अब और नहीं, मुझे उन छोटे बच्चों के प्रैक्टिस देखने जाना है। तो फैटिसन कहता है, हे ठीक है। देन फैटिसन अपने भाई से कहता है, बाय द वे ब्रदर किन, मैंने सुना है कि हम एक नई शॉप ओपन कर रहे हैं जिलोंग प्रीफेक्चर में न्यू ईयर के बाद, और शॉपकीपर जो है वो प्रीफेक्चरल सिटी में होगा। अगर ऐसा है तो तभी उसका भाई किन कहता है, तुमसे किसने कहा ये सिर्फ एक अफवाह है। जब तक क्यूलोंग जिंदा है, दुकानदार काउडिंग शहर के लंबे समय तक छोड़ने की हिम्मत कैसे करेगा। वो आदमी डिवाइन वेपन वैली से आया एक जहरीला अजगर है जो नदी पार करके गया है। तो फेडिसन कहता है, हाँ आपने सही कहा ब्रदर किन, ये सिर्फ एक रूमर है, एक सिर्फ रूमर। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर आप कोई शॉप में चेंजेस कर रहे हैं तो अपने इस छोटे भाई को मत भूलिएगा। तो किन कहता है, तभी किन की नजर उस बच्चे पे जाती है। तो उसको देखकर वो कहता है, वो बच्चा। देन फेडिसन कहता है, क्या हो गया। देन किन कहता है, लेलिन का छोटा भाई। तो फेडिसन कहता है, मुझे तो यही लगता है। देन किन कहता है, उसने पहले ही फर्स्ट 3 फॉर्म्स परफॉर्म कर लिए हैं, उसमें पावर की कमी है, लेकिन उसके मूवमेंट्स इतने स्मूथ हैं जैसे कि वाटर फ्लो कर रहा हो, और वो इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है जैसा कि मैं पहले था। इस बच्चे का टैलेंट निगुई से बहुत ही ज्यादा बेटर है। हाँ, हैमर के साथ नेचुरल। तो किन की ये सब बातें सुनकर फेडिसन को कुछ समझ नहीं आता। देन वो उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़का कहीं इसने किन शियोंग को ऑफेंड तो नहीं कर दिया किसी तरह से। देने में आगे देखने को मिलता है कि ट्रेनिंग करते करते उन लोगों को शाम हो जाती है। तो लेलिन का छोटा भाई अपना हैमर भी वेपन स्टोर में रखने जाता है। तभी उसको वहाँ पर एक वेपन दिखता है, तो उसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, जो मेरी नाक के नीचे था उसे मैं कैसे भूल गया। मैं तो इस लकड़ी काटने वाली मशीन के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। देन वो उस वेपन को उठाता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, उसमें कुछ लिखा रहता है। तो उसको पढ़कर वो कहता है, एक अनरैंक्ड लोएस्ट ग्रेड आइटम। देन वो उस वेपन को वहां रखकर चला जाता है। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि वो लड़का ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो एक जगह बैठा होता है और वो कहता है, मुझे फिर से भूख लग रही है। सारा दिन काम और ट्रेनिंग, मेरा छोटा सा शरीर बिना मीट के नहीं चल सकता। मुझे पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना है। मेरे दूसरे भाई ने मुझे जो चांदी के टुकड़े दिए हैं वे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मुझे कुछ पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। देन ऐसा कह के वो मीट शॉप मीट लेने जाता है। तो मीट लेते हुए उसकी नजर वहाँ रखे मीट काटने वाले नाइफ पर पड़ती है। तो उसे देखकर वो दुकानदार से कहता है, हे बड़ी, क्या मैं तुम्हारे उस मीट काटने वाले नाइफ को देख सकता हूँ। तो दुकानदार उसे वो नाइफ दे देता है। जैसे ही वो उस नाइफ को अपने हाथ में पकड़ता है, तभी उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन में उस नाइफ की डिटेल्स आ जाती हैं। तो उस नाइफ के बारे में जानने के बाद वो दुकानदार से कहता है, क्या ये नाइफ तुम मुझे बेचोगे। तो ये सुनकर वो दुकानदार कहता है, अगर तुम इसे चाहते हो तो क्या ख्याल है एक क्यूआन के बारे में। तो वो लड़का कहता है, मैं इसे ले लूंगा। देन वो लड़का उस नाइफ को लेकर मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तो उसकी ऐसे हरकतें देखकर मार्केट में सभी लोग डर जाते हैं। देन वो लड़का कहता है, हे
लगता है मुझे एक और वेपन मिल गया। देन वो उस नाइफ को ले जाकर उस हैमर की प्लेस पे रख देता है। देन वो कहता है वेपन मास्टरी रजिस्टर में बोन काटने वाले नाइफ ने प्रैक्टिस हैमर को रिप्लेस कर दिया है। देन वो कुछ सोचते हुए कहता है ये ऐसा है जैसे एक कपड़े की परत उतार दी गई हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि मुझे अभी भी स्टैंस प्रैक्टिस और हैमर फॉर्म्स याद है, लेकिन एडेप्ट लेवल हैमर टेक्निक जा चुकी है। वो फेमिलियर फीलिंग जैसे मैं बहुत सालों से हैमर से प्रैक्टिस कर रहा था अब खत्म हो गई है। लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सालों से मीट काट रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन को बदलने से मुझ पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब चाहूँ तब उन्हें बदल नहीं सकता। तो ये सब सोच के उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो अपना सर पकड़कर चिंता के मारे बोलता है यहाँ बहुत सारी चीजें हैं चिंता करने के लिए। वेपन मास्टर रजिस्टर का प्लेटफॉर्म अभी भी कुछ और हथियार रख सकता है, लेकिन और भी ज्यादा वेपन चलाने के लिए मुझे रजिस्टर को ही अपग्रेड करना होगा। लेकिन उसको अपग्रेड करने की कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है। एक रीइंकार्नेटर के लिए ये डायोस मास्टर बहुत ज्यादा गरीब है। लेने में आगे देखने को मिलता है कि फेडिसन टब में बैठ के नहा रहा होता है और वो लड़का उसके घर के पास से निकल रहा होता है। तभी उस लड़के की आवाज सुन के वो फेडिसन कहता है ली युएन यहाँ आओ और मेरे लिए गर्म पानी ऐड करो इसमें। तभी फेडिसन की आवाज सुन के ली युएन कहता है हाँ। देन वो एक बकेट में गर्म पानी लेके जाता है और उसके टब में गर्म पानी ऐड करता है। तो फेडिसन ली युएन से कहता है मैंने सुना कि हैमर के साथ तुम काफी बढ़िया थे, कितनी अफसोस की बात है। तो ली युएन कहता है हेड कुक सन अफसोस की बात। तो फेडिसन उससे कहता है एक बात जो मुझे अभी अभी पता चली है वो ये है कि फोर्ट्रेस बियर को मार्शल आर्ट, अच्छी वाइन और बढ़िया खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार है वुमेन्स। तो उसकी ये बात सुनकर ली युएन शॉक हो जाता है और वो कहता है आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फेडिसन कहता है वे कहते हैं कि वे चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट में एक रख रखा है, मैंने सुना है उसका सरनेम न्यू है, उसकी बॉडी पतली और अट्रैक्टिव है। तो ली युएन कहता है सरनेम न्यू। देन वो निगुई को इमेजिन करते हुए अपने मन में कहता है क्या वो निगुई से रिलेट करती है। देन फेडिसन कहता है हमारी फोर्जिंग शॉप 200 साल पुरानी है, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स के लिए हमारी अपने प्रोसीजर्स हैं, लेकिन आमतौर पर किंचुएन आपको मार्शल आर्ट सिखाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो ये बात सुनकर ली युएन उस बकेट को बहुत जोर से जमीन पे रखते हुए कहता है अच्छा तो ऐसा है। देन फेडिसन उससे कहता है इस बार हर आउटर कोर्ट को इनर कोर्ट के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, इसीलिए 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले निगुई मिडिल कोर्ट में शामिल हो गया, क्या तुम समझ रहे हो। तो उसकी वो बात सुनकर ली युएन कहता है एडवाइस के लिए थैंक यू हेड कुक सन। तो फेडिसन कहता है तुम निराश तो नहीं हो, डेफिनेटली तुम एक बेस्ट परफॉर्मर हो, फिर भी तुम इनर कोर्ट नहीं जा सकते, क्या तुम्हें कोई नाराजगी नहीं होती। तो ली युएन कहता है छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जिससे कि नाराज हुआ जाए, वो मौका तो शुरू से ही मेरा था ही नहीं, तो फिर मुझे नाराजगी क्यों होगी, कम से कम मुझे मार्शल आर्ट सीखने का मौका तो मिला। तो फेडिसन कहता है कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम अभी भी किसी बात पर गलत हो, व्हाइट एप क्लॉक हैमर शायद दुकान में सबसे अच्छा मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन वे इसे इतनी आसानी से तुम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये बात सुनकर ली युएन शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है क्या वो कंप्लीट वर्जन नहीं है। तो फेडिसन कहता है ऑफ कोर्स सभी फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन केवल फॉर्म्स और स्टैंस प्रैक्टिस के साथ सबसे ज्यादा योग्यता वाला पर्सन भी 3 से 5 साल से कम समय में नो वॉइस लेवल तक पहुंचने का सपना नहीं देख सकता। आगे देखने को मिलता है कि फेडिसन नहा के अपने बाथ टब से बाहर निकल रहा होता है, जिससे उस बाथ टब का सारा पानी ली युएन पे गिर जाता है। तभी फेडिसन ली युएन के कंधे पे अचानक से हाथ रखता है, तो ये देखकर ली युएन शॉक हो जाता है और वो कहता है हाँ। देन फेडिसन उससे कहता है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल है मिड से लो टियर तक, लेकिन तुम्हारी पहुंच थोड़ी सी कमजोर है। देन ली युएन हेड कुक सन से कहता है हेड कुक सन
ये डिस्पाइल आपसे खाना बनाना सीखना चाहता है। देन लियू यन अपने मन में कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फैटिसन मार्शल आर्ट में इतना अच्छा है। फॉर्जिंग शॉप में हेड कुक बनने के लिए उसके पास कुछ स्किल्स हैं। तो फैटिसन स्माइल करते हुए कहता है, हे तुम्हें अपॉर्चुनिटी को खींचना बहुत अच्छे से आता है बच्चे। तुम्हें लगता है कि मिडिल कोर्ट का खाना खराब है और तुम मुझसे कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, क्या यही बात है? तो ली यूएन स्माइल करते हुए कहता है, सच कहूँ सर तो यही बात है। मैं खाना बनाना जानता हूँ और हाथ से काम भी ठीक से कर सकता हूँ, मुझे अपने यहाँ ले लीजिए। तो फैटिसन कहता है, ओह सच में? तो ली यूएन डेडिकेशन भरी आंखों से कहता है, हाँ। तो फैटिसन उसे अपने पास ट्रेनिंग के लिए रख लेता है। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि ली यूएन खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ता है, देन उन्हें काटने लगता है। तो उसे ये सब करते देख फैटिसन कहता है, अच्छा लड़के, तो ये बताओ तुमने मैनुअल लेबर वर्क कितने साल किया है? तो ली यूएन उससे कहता है, मैंने कुछ साल ही किया है हेड कुक। देन ली यूएन अपने मन में कहता है, मेरी पिछली लाइफ में मैंने उस ओल्ड मैन को सर्व किया था, तो इसीलिए मेरी नाइफ स्किल्स और कुकिंग स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में जब से मैंने उस बुचर्स की बोन चॉपिंग नाइफ लिया है, मेरा नाइफ वर्क और भी ज्यादा स्मूथ हो गया है। ये डिस्पाइल केवल पेट भर खाना चाहता है, बाकी सब कामों के लिए मैं हेड कुक के कमांड पर काम करूंगा। तो उसकी ये बात सुनकर फैटिसन स्माइल करने लगता है। देन वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, तुमने अपने दूसरे भाई से मिले सिल्वर को बर्बाद नहीं होने दिया, तुम भी बहुत मेहनती हो। ठीक है, मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। तो वो फैटिसन की बात सुन के अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है, सेकंड ब्रदर। देन वो अपने मन में कहता है, दूसरे भाई ने फैटिसन को पैसे दिए, ये काफी क्लोज था। अगर मैं पहले से एक्टिव नहीं होता तो शायद वो पैसे बर्बाद हो जाते। तभी अचानक से पैटिसन उसकी ओर हैमर फेंकता है और उससे कहता है, हथौड़ा चलाते रहो, हथौड़ा पकड़ो और अपने स्टैंस को मेंटेन करो। तुमने जो 18 हैमर फॉर्म सीखी हैं वो फेक नहीं है, उनमें सिर्फ कुछ चीजें मिसिंग है। आज मैं तुम्हें 5 ब्रीथिंग मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक बार ही करूंगा। तो ये सुनकर ली यूएन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो फैटिसन से कहता है, थैंक यू हेड कुक। डेनेमाग स्टोरी में बताया जाता है कि पलक झपकते ही कई महीने बीत गए और मौसम ठंडा हो गया। डेनेमाग देखने को मिलता है कि ली यूएन कहीं मार्केट में होता है और वो कहता है, जब से फैटिसन ने मुझे 5 ब्रीथिंग मेथड सिखाया है तब से मेरी डाइट इम्प्रूव हो गई है और अब मैं हैमर स्टैंस में रहते हुए हर टाइम ग्रेट ए ब्रीथिंग को बनाए रख सकता हूँ। अगले कुछ दिनों में मुझे नोवर्स लेवल तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि मैंने गलती से अपनी मैथमेटिक्स की क्षमताओं को रिवील कर दिया था, इसीलिए मिडिल कोर्ट ने मुझे खरीद का प्रभारी बना दिया। तभी उसकी नजर एक शॉप पे पड़ती है जहाँ पर एक शू पड़ा रहता है। तो उसे देखकर वो कहता है, ओह तो तुम्हारे पास शू भी है। देन वो दुकानदार से कहता है, स्टॉल ओनर, क्या तुम ब्रोकन शूज भी बेचते हो? तो वो दुकानदार कहता है, हाँ, ये पिछली गली से क्रिपल लीव है, इसे पता नहीं कहाँ से उठाया और मुझे बेचने पर जोर दिया और ये सिर्फ एक ही शू है, क्या ही बकवास है ना? देन ली यूएन उस एक जूते को उठाकर कहता है, मैं देखता हूँ। जैसे ही वो उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक टियर 1 बूट है। तो ये जान के वो शॉक हो जाता है। किचन स्टाफ में शामिल होने के बाद मैं 7-8 बार बाहर जा चुका हूँ। मैंने रोंगशिंग डिस्ट्रिक्ट और रोंगी मार्केट का लगभग पूरा चक्कर लगाया है। मुझे ढेर सारे बिना रैंक वाले हथियार मिले हैं, लेकिन पहली बार मैंने कोई अनरैंक वेपन देखा है। देन वो दुकानदार उससे कहता है, ये एक अच्छा बूट है लेकिन केवल एक ही है और वो भी टूटा हुआ। वो कमीना क्रिपल ल्यू, उसने इसे मुझे 1 क्यूएन सिल्वर में बेचने पर जोर दिया। अगर आप चाहे तो इसे 1 क्यूएन सिल्वर में ले सकते हैं। देन ली यूएन उस बूट को फेंकते हुए कहता है, एक जूते के लिए 1 क्यूएन, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? देन वो दुकानदार उसे मस्का लगाते हुए कहता है, 1 क्यूएन सिल्वर तो बाकी लोगों के लिए है, अगर ब्रदर ली चाहते हैं तो सिर्फ 40 कॉपर कॉइंस। देन ऐसा कह के वो जाने लगता है और जाते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा कहना चाह रहे हो तो बेहतर होगा कि आप इसे अपने पास ही रखें। तो ये सुनकर वो दुकानदार घबरा जाता है और वो उससे कहता है, अरे हम बातचीत कर सकते हैं। देन ली यूएन वहीं रुक जाता है और वो दूसरी चीज देखने लगता है। देन वो उस
उससे कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है। मास्टर सन को कुछ स्पाइसेस चाहिए। अगर सच कहूँ तो मैं रोंगशिंग डिस्ट्रिक्ट जा रहा था चेक करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कुछ अच्छे से स्पाइसेस हैं। देन वो दुकानदार उससे कहता है ब्रदर ली की काफी अच्छी आंखें हैं, हमारे सारे स्पाइसेस टॉप ग्रेड के हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम मुझसे सामान खरीदते हो तो मैं उस जूते को फ्री में दे दूंगा। तो ली उससे मुंह बनाते हुए कहता है ठीक है डील, लेकिन मन में वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, फंस गया। देन वो तुरंत उस एक जूते को लेकर दौड़ते हुए एक कोने में जाता है। फिर वो उस जूते को अपने हाथ में पकड़ के कहता है फील्ड। तो उसके ऐसा कहने पर वो जूता चमकने लगता है। देन वो अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने बाकी सारे वेपन्स रखे हुए थे। और फिर वो कहता है मेरा पहला टियर 1 आइटम, ये जूता जो मैं आज लाया हूँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि सिर्फ एक जूते से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। जो भी हो मैं वापस आने पर इसका पता लगा लूंगा। देन वो उस जूते को उस प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है। तो ये देखकर वो कहता है क्या बकवास है, ये सचमुच बहुत तेज गति से काम करने वाला है। तो ये सब देखकर उसकी आंखों में चमक जाग जाती है। टियर 1 आइटम बहुत ज्यादा औसम है। नहीं, मुझे अपग्रेड करना होगा। टियर 1 वेपन मास्टरी रजिस्टर एक समय पर केवल एक वेपन का यूज कर सकता है और स्विच करने के लिए 2 दिन का कूल डाउन है। मुझे इसे अपग्रेड करने और पैसे बनाने की जरूरत है, लेकिन अपग्रेड करने के लिए मुझे 1000 किलो कच्चा लोहा, 100 किलो चांदी और 1 किलो सोना चाहिए। क्या ये बेतुका नहीं है? अगर मैं किसी को लूट भी लूं तो भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसके पीछे से एक आदमी भागते हुए जा रहा था और वो कहता है लियांगा शुई यहाँ पर है। तो ये देखकर वो कहता है हाँ। देन वो बाहर निकलता है तो वो देखता है वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी होती है। देन वो कहता है ये मत कहना कि लियांगा शुई ने फिर से एक स्पिरिट फिश पकड़ी। देन कोई भीड़ में से कहता है लियांगा शुई कहा जाता है कि इसके पेरेंट्स यंग एज में ही मर गए थे, लेकिन फिर भी इसने अपने आप से आर्ट ऑफ फिशिंग मास्टर की। इसने एक ही रो में 3 स्पिरिट फिश पकड़ी, जिनसे न केवल उसके घर का रेनोवेशन लेकिन उन्हें लीहे मार्शल आर्ट्स हॉल में भी प्रवेश मिल गया, जो कि इनर सिटी के 3 महान मार्शल आर्ट्स स्कूलों में से एक है। तभी वहाँ पर किंग शियांग आता है और वो लियांगा शुई से कहता है एक रेड ब्राउन फिश, मेरा लक काफी अच्छा है आज, इस फिश का दाम बताओ, मैं इसे खरीद रहा हूँ। तो ये देखकर लिलिन कहता है एक स्पिरिट फिश, मैं तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। किन चियोंग जैसे रिच और पावरफुल लोग ही इसे एंजॉय कर सकते हैं। कितना बेकार है, मैंने फिशिंग से रिलेटेड अभी तक कोई वेपन नहीं देखा। खैर अभी भी समय है, मुझे अब घर जाना चाहिए। डेनिमैग स्टोरी में देखने को मिलता है कि लिलिन अपने घर के बाहर से बर्फ हटा रहा होता है। तभी वो देखता है कि ली युएन घर वापस आ रहा होता है। तो उसे देखकर वो उससे कहता है युएन तुम वापस आ गए। तो ली युएन उससे कहता है सेकंड ब्रदर, मैंने रास्ते में आते हुए कुछ कर्ड फिश ले ली। तो लिलिन उससे कहता है अच्छा बच्चे, तुम और भी मजबूत हो रहे हो, तुम भी काफी मोटे हो गए हो, मैं इसे तुम्हारे लिए पकाने जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी ने अभी अभी 1 पाउंड फैटी मीट खरीदा है। तो ली युएन उससे कहता है मैंने पहले ही खा लिया है, मैं एक किचन हेल्पर हूँ, तो आपको लगता है कि क्या वो मुझे भूखा जाने देंगे? देन वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। देन लिलिन उससे कहता है इस साल बर्फ जल्दी आ गई, मैंने अभी अभी तुम्हारा विंटर कोट बनाना खत्म किया है, ये बिस्तर के पास है, इसे पहनकर देखो कि ये फिट बैठ रहा है या नहीं। तो ली युएन उससे कहता है सेकंड ब्रदर, आपके पास विंटर कोट के लिए पैसे कहाँ से आए? एक विंटर कोट सस्ता नहीं होता, भले ही वो पुअर क्वालिटी का फैब्रिक हो। कॉटन पैडिंग के साथ इसकी कीमत 1 टेल सिल्वर से भी ज्यादा है। ये एक ऑर्डिनरी फैमिली के लिए आधे साल तक रहने के लिए इनफ है। तो लिलिन उससे कहता है सर्दी शुरू होने से पहले लकड़ी की कोयले की कीमत अच्छी थी, इसीलिए मैंने पिछले कुछ महीनों में कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट ली। इसके अलावा आपकी भाभी की मजदूरी, एक कॉटन कोट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ली युएन उससे कहता है मुझे इस कोट की जरूरत नहीं है, सर्दी शुरू होने के बाद फोर्ज हमें एक इशू कराएगा, आपको इसे भाभी के लिए बदल देना चाहिए। दूसरों के कपड़े धोना उनके लिए कड़ी मेहनत का काम है, लेकिन लिलिन उसे वो कोट पहना देता है और वो उससे कहता है एक अप्रेंटिस को किस तरह के अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो बस इसे पहन लो। हमारे परिवार पर मुश्किल समय आ गया है, लेकिन आपकी भाभी अभी भी मुझसे शादी करने को तैयार थी। अगर मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं बिजली से मारे जाने के लायक हूँ। लो बस इसे ले लो, तुम सच में बड़े हो रहे हो, बिल्कुल वीट की तरह। अच्छा हुआ कि तुम्हारी भाभी
भाभी ने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया वरना ये बहुत ज्यादा टाइट होता। लेकिन ली युएन उदास हो जाता है और वो अपने भाई से कहता है, सेकंड ब्रदर सच बताओ मुझे, क्या आपने किसी से पैसे उधार लिए? तो लेलिन उससे कहता है, तुमसे किसने कहा? वो फैटी। देन लेलिन एक खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और वो उससे कहता है, मैंने कुछ पैसे फ्रंट स्ट्रीट के क्वेन बाओ से बोरो किए। ये 9 में से 13 वाला कर्ज है, एक स्टैंडर्ड रेट। मैंने उससे कहा कि नेक्स्ट विंटर तक मैं उसे पे कर दूंगा। हालांकि हमारी फैमिली मुश्किल दौर से गुजर रही है, फिर भी हमारे पास कुछ सेविंग्स बची हुई है। तुम तभी ली युएन उससे कहता है, सेकंड ब्रदर आपको मेरे लिए पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर ली युएन की भाभी आ जाती है तो उसे देखकर ली युएन कहता है, सिस्टर इन लॉ। तो वो लेडी उससे कहती है, देन वो लेडी आग के पास बैठ जाती है और वो अपने हाथ सेकने लगती है और वो ली युएन से कहती है, क्योंकि तुम यहाँ हो तो अपना कॉटन क्लॉथ भी साथ ले जाओ, इससे तुम्हारे सेकंड ब्रदर को ट्रिप से छुटकारा मिल जाएगा। मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। तो ली युएन उससे कहता है, थैंक यू सिस्टर इन लॉ। देन ली युएन अपने मन में कहता है, उनके हाथ ठंड में जकड़ गए हैं। देन लेलिन अपनी वाइफ से कहता है, मैं आपके हाथ भिगोने के लिए थोड़ा गर्म पानी लाता हूँ। तो वो लेडी कहती है, ठीक है। देन ये सब देखकर ली युएन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है, भाभी मैंने दोपहर को ही खाना खा लिया, इसीलिए अब मैं चलता हूँ। सेकंड ब्रदर से आपके लिए पकी हुई मछली पकाने को कहा है, आपको आराम करना चाहिए। तभी लेलिन उससे कहता है, जाने से पहले कम से कम खाना तो खा लो। लेकिन ली युएन वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। तो ये देखकर लेलिन कहता है, हाँ, वो लड़का काफी तेज भागता है। इस स्टोरी में देखने को मिलता है कि युएन अपने घर से निकल के फॉर्जिंग शॉप वापस जा रहा होता है तो रास्ते में वहाँ कुछ बच्चे बर्फ से खेल रहे होते हैं और वो युएन को उस बर्फ से मार रहे होते हैं। लेकिन युएन अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि एन बाओ, मुझे लगता है कि वो सामने वाली गली में फिशरमैन गैंग का एक छोटा सा बॉस है। 13 से 9 वापसी और जहाँ तक मुझे याद है इसे एक फेयर रेड माना जाता है। सेकंड ब्रदर देखने में सिंपल और ऑनेस्ट लग सकता है लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। हमारे सबसे बड़े भाई के लापता होने और उसकी पत्नी के मरने के बाद वो कर्ज में डूबे होने के बावजूद मुझे अकेले पाला। उसे पैसे वापस चुकाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति जो हाई इंटरेस्ट लोन देता है, क्या वो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है? मुझे आशा है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। इस बारे में बात करते हुए क्या मैं हाई इंटरेस्ट लोन लेकर जल्दी से सोल्जर और आर्मर्ड मैनुअल का लेवल अप कर सकता हूँ? कुछ रीजन की वजह से ये एक बढ़िया प्लान लग रहा है। उससे पहले मुझे व्हाइट एप क्लोक हैमर के साथ एंट्री लेवल तक पहुंचना होगा। एक बार मेरी मार्शल आर्ट में सुधार हो जाए तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। देन में आगे देखने को मिलता है कि ली युएन फॉर्जिंग शॉप में वापस जाकर ट्रेनिंग करने लगता है और ट्रेनिंग करते वक्त वो अपने आप से कहता है, फैटिसन ने मुझे जो बुक दी उसने मुझे एप 6 ब्रीथिंग मेथड की डिटेल्स दी। उसके बाद ही मैं कम्प्लीटली अपनी ओरिजिनल ब्रीथिंग मेथड को रिप्लेस कर पाऊंगा। क्या व्हाइट एप क्लोक हैमर को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला माना जा सकता है? लेकिन फैटिसन की ब्रीथिंग परफेक्टली नॉर्मल लग रही है। इस तरह से सांस लेना बहुत थका देने वाला है। देन वो 6 हार्मोनियस बूट से प्रैक्टिस हैमर में स्विच करता है और फिर वो उस हैमर के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन इतनी रात में उसके प्रैक्टिस करने की वजह से फैटिसन सो नहीं पा रहा होता है। देन वो बाहर निकलकर उससे कहता है, कितनी ज्यादा आवाज कर रहे हो, क्या इस समय तुम किसी को सोने दोगे या नहीं? लेकिन वो युएन को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, हाँ। देन युएन अपने मन में कहता है, मेरी परसेप्शन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, अब मैं हर छोटी से छोटी चीज 100 मीटर्स तक की सुन सकता हूँ। तभी युएन को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, ये काम कर गया। बुक कहती है जब आपका ब्लड क्यूआई इतना मजबूत हो जाता है कि वो आपके पाम्स को बेहतर बना सके, जब ये दोनों आर्म्स को बेहतर बना सके तो ये छोटी उपलब्धि है और बड़ी अचीवमेंट तब होती है जब ये चारों अंगों में फ्लो होने लगे। ब्लड क्यों फ्लो हो रहा है, ये कितना अमेजिंग है। डैम, मैं अभी किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरी हैमर्स की टेक्निक को परख सके। अब इसे कहता है मार्शल आर्ट। तो युएन की ये सभी बातें फैटिसन पीछे सुन रहा था। तभी वो उससे कहता है, युएन लेट नाइट स्नैक के लिए अंदर आओ। तभी हेड कुक सन की आवाज सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो कहता है, हेड कुक सन। तभी फैटिसन उससे कहता है, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? देन वो दोनों लोग अंदर चले जाते हैं और फैटिसन उसके लिए ढेर सारा नाश्ता लगाता है। तो इतना सारा नाश्ता देखकर युएन के मुंह में पानी आ रहा होता है। तभी फैटिसन उससे कहता है, युएन
क्या मैंने सही सुना? तुम्हारी ब्लड क्यूआई अवेक हो गई, इसीलिए तुम्हें अपनी एनर्जी को फिर से भरने की जरूरत है। इस मेडिसिन वाइन को थोड़ा सा पियो। तो यूएन उससे कहता है, हेड कुक ये क्या है? तो हेड कुक उससे कहता है, बस इसको पी लो। देन यूएन उस वाइन को पीने लगता है। तभी फैटिसन उससे कहता है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट ही एवरेज है, तो तुम इतनी जल्दी एंट्री लेवल तक कैसे पहुंच गए? व्हाइट एप क्लोक हैमर के लिए फिट बैठने के अलावा तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने तुम्हारी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए बहुत खर्च किया होगा, है ना? तो यूएन उससे कहता है, सेकंड ब्रदर हमेशा मुझसे अच्छे से रहे हैं। देन यूएन अपने मन में कहता है, अगर मैंने पहले ही दिन हैमर टेक्निक के लिए अपने टैलेंट को रिवील नहीं किया होता तो मार्शल आर्ट में अचानक एंट्री लेवल तक पहुंचने से फैटिसन डेफिनेटली मुझ पे सस्पिशियस होता। तो फैटिसन उससे कहता है, कितना भाईचारा भरा प्यार। तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने इतना सारा पैसा फालतू में खर्च नहीं किया। अगर तुम मुझसे पूछो तो हमारे मिडिल कोर्टयार्ड से इनर कोर्टयार्ड का स्पॉट तुम्हारे लिए होना चाहिए। तो यूएन उससे कहता है, वो स्पॉट निगुई के लिए पहले से रिजर्व नहीं है? तो फैटिसन उससे कहता है, क्या तुम इनर कोर्टयार्ड में एंटर नहीं करना चाहते? क्या तुम किन चियोंग को ऑफेंड करने से डरते हो? तो यूएन कहता है, मैं मास्टर किन को कैसे ऑफेंड करने की कोशिश कर सकता हूँ? डेनेमागे स्टोरी में किन चियोंग के बारे में बताया जाता है। किन चियोंग ने बरसों पहले क्लॉक हैमर से बड़ी कामयाबी हासिल की थी और अब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को जगाने की कगार पर है। वो ऐसा इंसान नहीं है जिसकी तुलना कोई आम गार्ड भी कर सके। अफवाह है कि दुकान वालों ने उसे पहले ही गार्ड्स का हेड बनाने का फैसला कर लिया है। ये पोजीशन 3 दुकानदारों के बाद दूसरे नंबर का है। अब उसे बस इंटरनल एनर्जी रियम में घुसने की जरूरत है। देन हेड कुकसन उससे कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम उसे नाराज भी कर दो? तो हमारी फौज 200 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है। नेचुरली हमारे अपने नियम होते हैं। वो अभी तक हेड नहीं है और अगर वो होता भी तो वो अपना वजन नहीं दिखा पाता। तो यूएन अपने मन में कहता है, क्या तुम पहले भी किन चियोंग की चापलूसी नहीं कर रहे थे? देन फैटिसन उससे कहता है, तुम एक एजुकेटेड मैन हो, तुम्हें पता होने चाहिए कि चीजें भले ही वे आपकी हों, अगर आप उनके लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वे आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। गरीब लोग लिटरेचर का पीछा करते हैं जबकि अमीर लोग मार्शल आर्ट का पीछा करते हैं। तुम्हारे बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति के लिए शॉप के सपोर्ट के बिना एंट्री लेवल तक पहुंचने के बाद भी तुम कितनी दूर जा सकते हो? तो यूएन उससे कहता है, आप सही हैं लेकिन मैं। देन फैटिसन उससे कहता है, तुम इसके लिए लड़ो चाहे ना लड़ो, ये तुम्हारा बिजनेस है। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने अपनी बात कह दी। अगर तुम नहीं चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है। तो यूएन उससे कहता है, यस थैंक यू आपकी एडवाइस के लिए हेड कुक। देने में आगे देखने को मिलता है कि फैटिसन उसके बाद सो जाता है और यूएन उस कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। देन वो कहता है, मैंने कर दिखाया, मैंने आखिरकार सफलता हासिल कर ली। मैंने मेडिसिन वाइन पी ली है, इसीलिए मुझे लोहा गर्म रहते हुए वार करना होगा। मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ। मैं आज रात प्रैक्टिस जारी रखूंगा। डेनेमार्क स्टोरी में बताया जाता है कि ब्लड एनर्जी की एक लहर उसके चारों ओर घूम रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो गर्म पानी में भीग रहा है, जिससे वो पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा हो। केवल कुछ घंटों की नींद के बाद वो नेचुरली एनर्जी से भरपूर जाग उठा। जागने पर उसे जो सुस्ती महसूस होती थी वो अब चली गई। उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। देन युआन कहता है, बुक के मुताबिक महारत की निशानी 8 हैमर स्ट्राइक्स को एक साथ रखना है। मैं पहले से ही 11 अटैक कर सकता हूँ। देन हमें देखने को मिलता है कि युआन को प्रैक्टिस करते करते सुबह हो जाती है और उस समय निगुई जाग चुका होता है। वो युआन को हैमर के साथ वापस जाता देख अपने मन में कहता है, ली युआन फिर इतनी सुबह उठ गया है। ने झूठ बोला और मुझसे कहा कि वो प्रैक्टिस नहीं ले रहा है, लेकिन वो वास्तव में हर दिन और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। वो बच्चा बहुत चालाक है। तभी वो जोरों से चिल्लाता है, ली युआन मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। देन वो अपने मन में कहता है, मैं इतना घबराया क्यों हूँ? देन युआन अपना हैमर रखते हुए कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो निगुई उससे कहता है, तुम। तभी वहाँ पर फैटिसन आ जाता है और वो युआन से कहता है, ली युआन तुम्हारे लिए कोई आया है। देन निगुई धीरे से कहता है, उसने सचमुच मुझे ठुकरा दिया, वो डरा हुआ है, यही होगा। देन युआन फैटिसन से कहता है, क्या मेरा सेकंड ब्रदर फिर से यहाँ आया है? तो फैटिसन उससे कहता है, ये तुम्हारा सेकंड ब्रदर नहीं है, इस बार ये बेलीफ है, ने कुछ गलत तो नहीं किया है ना बच्चे? तो युआन ये सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या
बेलीफ देने में आगे देखने को मिलता है कि किन चियोंग और उसके साथ बेलीफ खड़ा होता है जिसका नाम क्यूडा होता है। देन क्यूडा युआन से कहता है मेरा नाम क्यूडा है, मैं यहाँ एक मर्डर के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो युआन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है एक मर्डरर, ये मत कहना कि सेकंड ब्रदर को कुछ हो गया है। तो क्यूडा उससे कहता है जो पूछा जाए उसका जवाब देना, कुछ भी छुपाना मत। तो युआन कहता है ठीक है। देन क्यूडा उससे कहता है परसों दोपहर के आसपास जब तुम चायो मार्केट में शॉपिंग करने गए थे, क्या तुम्हें ल्यूसेन नाम का एक स्पाइस वेंडर याद है? तो युआन कहता है ल्यूसेन। देन वो अपने मन में कहता है तो अच्छी बात है कि इससे सेकंड ब्रदर का कोई लेना देना नहीं है। देन युआन क्यूडा से कहता है यस सर, मैंने परसों उसके स्टॉल से कुछ मसाले खरीदे थे। तो क्यूडा कहता है सिर्फ मसाले? तो युआन कहता है हाँ, और फिर वो अपने मन में कहता है बिल्कुल, 6 हारमोनी बूट एक गिफ्ट था, मैंने उन्हें नहीं खरीदा, मेरा हर एक वर्ड ट्रूथ है। देन क्यूडा उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी फैटिसन क्यूडा से कहता है मैंने उसे इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए भेजा था, मेरे पास उसका खर्च और हर वस्तु की कीमत का रिकॉर्ड है, अगर उसका दिल शेर का भी होता तो भी वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता था। देन क्यूडा कहता है ठीक है, मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया, अब सब काम पर वापस जा सकते हैं, मैं अगली जगह देखने जा रहा हूँ। देन फैटिसन और युआन एक साथ कहते हैं ध्यान रखिएगा ऑफिसर। देन किनशियोन फैटिसन को देखते हुए अपने मन में कहता है फैटिसन सचमुच मेरे सामने बोल रहा है। स्टोरी में देखने को मिलता है कि क्यूडा और किनशियोन के चले जाने के बाद फैटिसन ली युआन से कहता है क्यूडा बहुत जिद्दी और बेकार है, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है कि वो अभी भी स्ट्रीट पेट्रोलमैन है, भले ही उसके पास डिसेंट मार्शल आर्ट्स हो, फिर भी वो क्यू लॉन्ग से नहीं डरता है जो उसे ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसके साथ उसे गिना जाना चाहिए। मैं सिर्फ सच कह रहा था, अगर तुम सही में एक मर्डर के मामले में शामिल हो तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो युआन उससे कहता है चिंता ना करे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो फैटिसन उससे कहता है ये अच्छी बात है, और ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। देन युआन अपने मन में सोचता है दायून एम्पायर की स्थापना मार्शल आर्ट पर हुई थी और इसका वॉरियर कल्चर बहुत ही ज्यादा क्रूर है, नेचुरली सजाएं भी कठोर हैं। एक बार किसी मर्डरर के पकड़े जाने पर उसे ऑटम का इंतजार किए बिना तुरंत फांसी दी जा सकती है। तभी पीछे से फैटिसन कहता है ट्रिपल ल्यू की फैमिली में पूरे 6 लोग हैं और उसके 5 नेबर्स को मार दिया गया और ये सब एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था। मुझे शक है जिसने क्रिपल को मारा है वो लियांगा शुई ही था, लेकिन ये सही नहीं है, उसने एक वेंडर को क्यों मारा? तो ये सुनकर युआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो फैटिसन से कहता है एक साथ 10 लोगों को मार दिया गया, क्या ये एक सीरियल मर्डर केस है? लियांगा शुई इस तरह का पर्सन नहीं लगता जो ऐसा काम करे। गैंग्स के बीच झगड़े के अलावा गावलियू काउंटी ने सालों से इस तरह का नरसंहार नहीं देखा है। तुम बाहर नहीं गए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन शहर में पहले से ही मार्शल लॉ लागू है, तुम्हें फिलहाल दुकान में ही रहना चाहिए। वो शापित जानवर पागल हो गया होगा, एक अनरिलेटेड वेंडर को मार रहा है। तो ये सुनकर युआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या ये सब 6 हारमोनी बूट्स की वजह से? ये वही शूज थे जो क्रिपल ल्यू ने वेंडर को बेचे थे, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना? एक पुराने जूते के लिए दर्जनों से ज्यादा लोगों की जान लेना, क्या ये वाकई इसके लायक है? नहीं, मुझे अपने सेकंड ब्रदर तक ये मैसेज पहुंचाना है। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक किलर पकड़ा नहीं जाता, और मुझे सेकंड ब्रदर की फैमिली से कहना है कि वे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लें। तभी फैटिसन कहता है हे तुम वहाँ खड़े क्या सोच रहे हो, जल्दी से काम पे चलो। तो युआन कहता है आ रहा हूँ। धनेमैग स्टोरी में देखने को मिलता है कि क्यूडा और किनचियोंग आपस में बात कर रहे होते हैं और क्यूडा किनचियोंग से कहता है वो बच्चा कुछ तो छुपा रहा है। तो किनचियोंग उससे कहता है अगर भाई क्यू को उस पे कुछ सस्पिशियस लगता है तो उसे क्वेश्चन के लिए जरूर बुला सकते हैं। तो क्यूडा उससे कहता है तुम बिना किसी प्रूफ के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। देन किनचियोंग स्माइल करते हुए कहता है भाई क्यू एक ईमानदार इंसान है, क्या तुम अगले लिए मार्शल आर्ट्स हॉल जा रहे हो? वोंग लुएन से निपटना इतना आसान नहीं है। तो क्यूडा उससे कहता है तो क्या हुआ अगर ये लिए मार्शल आर्ट्स हॉल है, इसका कंपैरिजन मेरे अंकल से कैसे की जा सकती है? दायून एम्पायर की नींव मार्शल आर्ट्स पर ही रखी गई थी, और अगर इंपीरियल कोर्ट इन लॉलेस पीपल पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो दुनिया बहुत
पहले ही केओस में फंस चुकी होती। देन किन जियोंग कहता है, अच्छा तो ऐसा है, मैंने सुना है कि लियांग गाशुई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। आधे साल से भी कम समय में उसका लिए शैनचू माइनर सक्सेस स्टेज के काफी क्लोज है। ऐसा लगता है कि वैंग ल्यूएन उसे डिवाइन वेपन वैली में भेजने का प्लान कर रहा है। अगर ब्रदर क्यू उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप जल्दी चले जाएं। तो ये सुनकर क्यूडा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, डिवाइन वेपन वैली? देन किन जियोंग हंसने लगता है, हा 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 हा। ये सच है कि डायोन एम्पायर की स्थापना मार्शल आर्ट पर हुई थी, लेकिन एक और लाइन थी जो उसे फॉलो कर रही थी। देन वो फोर्स शॉप में वापस अंदर जाते हुए कहता है, और सेक्ट के साथ दुनिया पर शासन करता रहा। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि क्यूडा के सिपाही हर जगह किसी को ढूंढ रहे होते हैं। देन हमें देखने को मिलता है कि एक आदमी एक घर में छुपा हुआ होता है। वो वही आदमी होता है जिसे क्यूडा के लोग ढूंढ रहे होते हैं। देन वो आदमी कहता है, मैदानों में फंसे एक बाघ को कुत्तों द्वारा धमकाया जा रहा है। देन वो एक आदमी को धमकी देते हुए कहता है, तुम कमीनो, एक कपड़े उतारना ही काफी नहीं था, तुमने मेरे जूते भी ले लिए। देन वो उस आदमी को जोर जोर से थप्पड़ मारता है और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर जाता है। डैम इट, मैं अभी तुम्हें मार नहीं सकता, अगर तुम मर गए तो मेरे पास कोई सुराग नहीं होगा। देन क्यूडा के लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। देन वो आदमी दूसरे घायल आदमी से कहता है, बस तब तक इंतजार करो जब तक मेरी इंजरीज ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। देन वो बाहर उन लोगों को देखने लगता है और फिर कहता है, मेरी चीजें लेने की हिम्मत। देन हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि ली युआन एक कोने में बैठा होता है और वो अपने आप से कहता है, क्या ये जूता किसी तरह से कोई सीक्रेट छुपा रहा है? देन वो उस जूते को अपने हाथ में पटकता है और वो कहता है, ऐसा नहीं लगता इस जूते में कुछ खास है। तभी उस जूते का सोल निकल जाता है। तो ये देखकर वो कहता है, अब तो ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। तभी वो देखता है कि उस जूते के सोल में कुछ लिखा होता है। तो ये देखकर वो कहता है, इसके अंदर कुछ है। देन उसे वो ध्यान से पढ़ता है और वो कहता है, हथियारों का तरीका, बैटल स्लॉटर हैमर। ये तो एक मार्शल आर्ट मैनुअल है। कौन अपने सही दिमाग में एक मार्शल आर्ट मैनुअल के जूते के सोल में लिखेगा, हथियारों का तरीका, बैटल स्लॉटर हैमर टेक्निक? चलो देखते हैं इसके लिए मुझे खुद को नपुंसक बनाना है या नहीं। डिवाइन वेपन वैली से एक गुप्त मार्शल आर्ट डियांग लॉन्ग मैनर की लिस्ट में 18th प्लेस पर सुपीरियर मार्शल आर्ट, एक सीक्रेट सुपीरियर मार्शल आर्ट डिवाइन वेपन वैली से एक सुपीरियर आर्ट। क्या व्हाइट एप मेंटल हैमर एक मिडिल ग्रेड या फिर लोअर ग्रेड आर्ट है? तो यही कारण है कि क्रिपल लियो और बाकी सभी लोग मारे गए थे। ये सब इस 6 हार्मनी बूट की वजह से था। किलर को पहले से ही पता था कि बूट मेरे पास आएगा। वो पहले से ही मुझ पे नजर रख रहा है। मेरी अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत एक ही टाइम पर नॉक कर रही है और वो हमेशा के लिए खेल रहे हैं। देन उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। उस स्क्रीन में उस मार्शल आर्ट मेथड के बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। उसको पढ़ने के बाद ली युआन कहता है, हथियारों का कोई तरीका नहीं है, स्लॉटर मेथड नहीं है, ये पूरी चीज का केवल 1/3 है। ये थोड़ा शर्मनाक है लेकिन ये सिर्फ एक बूट है, ज्यादा से ज्यादा ये केवल आधा मैनुअल पकड़ सकता है और यह सिर्फ फाइटिंग स्टाइल है जिसमें बेहतर अलग अलग रूप हैं। एंट्री लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम एक रूप में महारत हासिल करनी होगी, लेकिन एक हैमर फॉर्म में 81 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो ये सोचकर उसका मन उदास हो जाता है और वो कहता है, हाँ ये एक और हैमर टेक्निक क्यों है, लेकिन ये डिवाइन वेपन वैली की 5 फेमस स्किल्स में से एक है। मुझे निशाना बनाया जा रहा है इसीलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैंने इसे सीखने का चूज किया है। मैं ऐसे ट्रेनिंग करूंगा जैसे मेरी लाइफ इस पर निर्भर करती है। देन हमें आगे स्टोरी में बताया जाता है कि गाओलियो काउंटी में लॉकडाउन केवल 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय तक चला। नए साल से पहले मजिस्ट्रेट लू युंगकिंग की इच्छा के बावजूद उनके पास लॉकडाउन हटाने और गुप्त तलाशी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। देन में आगे देखने को मिलता है कि वो घायल आदमी बर्फ से ढके हुए एक टूटे हुए घर में बैठा हुआ होता है। देन वो उठता है और वो कहता है, इतने छोटे से काउंटी में इतने सारे इंटरनल एनर्जी मास्टर्स कैसे हो सकते हैं? डिवाइन वेपन वैली डियान लॉन्ग के नंबर एक सेक्ट से नहीं डरती। 5 सेट पॉइजनस ब्लेड, एक घोस्ट राइडर यूजेन, वो आखिरी स्लैश लगभग मुझे खत्म कर चुका था। मुझे अब चलना चाहिए। देन वो एक कंकाल के ऊपर से कपड़ा उठाता है और उसे पहन के वहाँ से चला जाता है। देन जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर फायरवर्क्स हो रहा होता है। मेरी स्टोरी में देखने को मिलता है कि एक लड़का फोर्थ शॉप की दरवाजे पे खड़ा होता है और बहुत ज्यादा स्नोफॉल की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तो वो कहता है, स्नो बहुत ज्यादा हैवी है, मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं है। तभी वो बाहर को
कुछ देखता है और वो कहता है नॉन स्टॉप ट्रेनिंग जबकि इतनी ज्यादा ठंड है। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। हमें देखने को मिलता है कि जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि नीकू ही होता है। देन वो कहता है मैं एंट्री लेवल पहुंच गया हूँ। तभी वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं और उनमें से कोई कहता है ब्रदर न्यू क्या तुम एंट्री लेवल पहुंच गए हो। देन दूसरा कहता है ब्रदर न्यू सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एंट्री लेवल मैं कब पहुंचूंगा उस तक। तो फिर कोई कहता है मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ, नीकू जरूर इनर कोर्टयार्ड में पहुंचेगा, हमें भूल मत जाना जब तुम पहुंच जाओ। तो कोई दूसरा आदमी कहता है ऑफ कोर्स वो वैसा आदमी नहीं है। देन नीकू अपने मन में सोचता है उसे 2 महीने से ज्यादा समय से बाहर रखा गया है, वो एंट्री लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया होगा है ना। शायद नहीं, वो बहुत होशियार है लेकिन ब्रदर इन लॉ ने उसे ब्रीदिंग मेथड का तरीका नहीं सिखाया और तो और उसकी फैमिली भी पुअर है। तभी उनमें से कोई कहता है वापस सभी लोग अपने काम पे चलो, मास्टर सन उठने ही वाले होंगे। देन नीकू अपने मन में कहता है मुझे इन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, ये तो बस लोअर क्लास के कॉमनर्स हैं, हमारे रास्ते फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझे ब्रदर इन लॉ को अभी बताना होगा मैं एंट्री लेवल तक पहुंच गया हूँ, ली युआन कोरस कर रहा होगा है ना, मुझे जाकर देखना चाहिए। देन वो दरवाजे के पास जाता है लेकिन वो दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं होता और वो कहता है बिल्कुल सही, दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं है। तभी वो अंदर देखकर शॉक हो जाता है, वहाँ पर एक स्नोमैन के हाथ में ली युआन का हैमर होता है। तो उसे देखकर वो कहता है एक स्नोमैन, ओह नो क्या वो ली युआन है, क्या वो ठंड से मर गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है और बर्फ हवा में उड़ रही होती है। तभी वो देखता है कि ली युआन अपना हैमर बहुत जोरों से चला रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है और वो कहता है यहाँ क्या हो रहा है। तो ली युआन को ऐसे ट्रेनिंग करता देख नीकू शॉक हो जाता है और वो अपने आप से कहता है ली युआन ने सच में वाइट एप मेंटल हैमर को मास्टर कर लिया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मुझे अभी के अभी ब्रदर इन लॉ को ये बताना होगा। देन ली युआन अपने मन में कहता है ट्रेनिंग हैमर को फिर से यूज करने से शायद मेरी टेक्निक में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा लेकिन ऐसा लगता है कि इफेक्ट जरूर होगा। अगर वो ढेर हो जाए तो क्या इससे मैं भी माइनर अकॉम्प्लिशमेंट स्टेज तक किसी दूसरे पर्सन के सामने अच्छा नहीं हो जाऊंगा। तभी पीछे से फैटिसन उसे आवाज लगाता है हे तुम कमीने, तुमने मुझसे 12 टाइल्स उधार लिए हैं, हेड को क्या आप मुझे थोड़ा सा और उधार दे सकते हैं। तो फैटिसन गुस्से में कहता है भाग जाओ। तो ली युआन कहता है मैं जरूर वापस कर दूंगा। तो फैटिसन उससे कहता है अगर तुम अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते तो मैं तुम्हें 1 भी सेंट नहीं देता। तो इस बार कितना चाहिए। तो ली युआन कहता है 13 टाइल्स। तो फैटिसन गुस्से में कहता है कि तुम सच में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो। देने में आगे देखने को मिलता है कि ली युआन फैटिसन के लिए कुछ पीने को लाता है और वो उसे कहता है बाय द वे हेड कुक, क्या आपको पता है सिटी में क्या हुआ है कुछ दिन पहले, मैंने सुना है वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। तो फैटिसन उससे कहता है परसों रात जनरल मैनेजर ली है मार्शल आर्ट हॉल के हॉल मास्टर वैंग लुएन के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और जब पार्टी खत्म हो गई तो किसी ने हमारी शॉप के एंट्रेंस पर ही उन पर हमला कर दिया। हॉल मास्टर वैंग लुएन एक ही वार में लगभग मर गए। तो जनरल मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, अटैकर्स को पकड़कर उन्हें टेंशन में फेंक दिया। तो ये सुनकर ली युआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या जनरल मैनेजर ने अटैकर्स को पकड़ लिया। तो उसे इतना खुश देखकर फैटिसन कहता है हाँ शुक्र है कि जनरल मैनेजर ने समय रहते कदम उठाया। हॉल मास्टर वैंग लुएन तो ठीक है लेकिन उनके डिस्पाइल्स की हालत बहुत खराब है। तभी वहाँ पर किन चियोंग आ जाता है और वो ली युआन से कहता है ली युआन मेरे साथ आओ। तो फैटिसन उससे कहता है ठीक है सब जाओ साथ में उनके। तो ली युआन कहता है देन वो अपने मन में कहता है किन चियोंग 3 महीने पहले से भी ज्यादा हट्टा कट्टा हो गया है, अब तो उसकी लंबाई 2 मीटर हो ही गई होगी। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि किन चियोंग और ली युआन और उसके साथ किन चियोंग का एक साथी भी होता है जो बाहर नजर रख रहा होता है। देन किन चियोंग ली युआन से कहता है तुमने शायद गेस कर लिया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तो ली युआन उससे कहता है इस डिस्पाइल को पता है तुम्हारा स्टैंस एक एप बियर जैसा है और तुम्हारे शरीर में ब्लड की वाइज सर्कुलेट
कर रहा है। तुम्हारा टैलेंट सच में रिमार्केबल है। तो ली युआन उससे कहता है, मास्टर किन ने मुझे अच्छे से सिखाया। तो किन शियांग कहता है, अच्छे से सिखाया? हालांकि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन निगुई जितना अच्छा नहीं है, फिर भी तुम व्हाइट एप मेंटल हैमर के साथ एक्सेप्शनली कंपैटिबल हो। इस तरह की प्रोग्रेस के साथ मिडिल कोर्टयार्ड से इनर कोर्टयार्ड तक आगे बढ़ने का स्थान तुम्हारा होना चाहिए था। हालांकि मैंने पहले ही किसी को अपनी बात कह दी है। इस बार मुझे निगुई को इनर कोर्ट में ले जाना होगा। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत होगी? तो ली युआन उसे ग्रीट करते हुए कहता है, ये डिस्पाइल हिम्मत नहीं करेगा। तो किन शियांग कहता है, हिम्मत नहीं होगी। बीते हुए सालों में इनर कोर्टयार्ड असेसमेंट हर 3 सालों में केवल एक बार किया जाता था, लेकिन अब से हर साल होगा। तुम्हारी प्रोग्रेस की बेसिस पर नेक्स्ट ईयर मिडिल कोर्टयार्ड का स्पॉट तुम्हारा ही होगा। अब तुम जा सकते हो। तो ये सुनकर ली युआन दुखी हो जाता है और वो कहता है, ठीक है। देन ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, अगले साल इस साल मुझे जोड़ने वाले कनेक्शंस के लिए बहुत कुछ है। हे। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन निगुई किंग चियोन से कहता है, ब्रदर इन लॉ, मैं इनर कोर्टयार्ड में एंटर करने के लिए 1 साल वेट कर सकता हूँ। ये ठीक है ली युआन, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो किंग शियोन उससे कहता है, 1 साल इंतजार करें? तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हारे लिए मिडिल कोर्टयार्ड क्यों अरेंज किया है? डू यून लाई को फ्रंट कोर्टयार्ड में, सू लिंग को बैक कोर्टयार्ड में और सर्विस कोर्टयार्ड और एक्सटर्नल अफेयर्स कोर्टयार्ड में लोगों को क्यों प्लान किया है? ताकि इस साल तुम इनर कोर्टयार्ड में एंटर कर सको। 1 साल वेट करने से बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो ये सुनकर निगुई शॉक हो जाता है और वो कहता है, हाँ? देन किंग शियांग उससे कहता है, अगले साल स्प्रिंग में डिवाइन वेपन वैली अपने गेट खोल देगी। हमारी शॉप ने इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए अनगिनत सिल्वर स्पेंड किए हैं। लेटेस्ट में अगले साल इस समय तक इनर कोर्टयार्ड के डिस्पाइल्स को जेलोंग मैनर के लिए रवाना होना होगा। अगर तुम 1 साल वेट करते हो तो डिवाइन वेपन वैली के गेट पहले ही बंद हो चुके होंगे। डिस्पाइल्स के रिक्रूटमेंट के समय डिवाइन वेपन वैली की पहली प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है। ली युआन का कॉन्स्टिट्यूशन केवल लोअर मिडिल ग्रेड का है, वो पहले परीक्षा भी पास नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जन्मजात टैलेंट हायर मीडियम ग्रेड है। अगर तुम अपनी प्रोग्रेस जारी रख सकते हो, डिवाइन वेपन वैली में शामिल होना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और ऐसा कह के वो उसकी ओर एक बोतल फेंकता है। निगुई किंग चियोन की ये सब बातें सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। देन वो उससे कहता है, डिवाइन वेपन वैली, क्या मैं सच में डिवाइन वेपन वैली में जा सकता हूँ? तो किन चियोंग उससे कहता है, अच्छे से ट्रेन होना, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो निगुई घबराते हुए कहता है, जी। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि ली युआन बाहर खड़े अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है कि किन शियोन ने पहले ही इंटरनल एनर्जी ली है, पहुंच जाता है तो वो गार्ड्स का अगला हेड होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या फैटिसन इसे हैंडल कर पाएगा। फैटिसन ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, मैं उसे निराश नहीं कर सकता। मैं आज जा रहा हूँ मार्केट में अपना लक आजमाने, देखता हूँ कि मुझे कोई टायर्ड वेपन मिल जाए। देन वो मार्केट में आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके सभी वेपन्स की जानकारी ले रहा होता है। देन वो अपने मन में कहता है, जैसा कि एनुअल फ्यूली ग्रैंड मार्केट से उम्मीद थी, यहाँ बहुत सारे टायर्ड वेपन्स हैं। अफसोस की बात है उनमें से एक भी मेरा नहीं है। तभी अचानक से उसकी नजर एक बूढ़े दुकानदार पे पड़ती है और वो उसे देखकर कहता है, हाँ? देन वो उस दुकानदार के पास जाकर कहता है, सर इस साइट के लिए कितना? और फिर वो अपने मन में कहता है, ये ब्लेड 30 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ये कोई फार्मिंग टूल नहीं लग रहा है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ तुम मेरा साइट खरीदना चाहते हो? ये साइट मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया था, इस जिंदगी भर मेरे पास रही है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। तो उस बूढ़े आदमी का ग्रैंडसन कहता है, ग्रैंडपा उस टूटे हुए साइट को रखने का क्या मतलब है? देन ली युआन उससे कहता है, सर क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम ध्यान रखना, इसे अच्छे से पकड़ना। इस साइट में बहुत सारे निशान हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी बहुत तेज है। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में पकड़ता है वो बहुत ज्यादा चमकने लगती है। तो ये देखकर वो अपने मन में कहता है, ये सच में एक टायरेट वेपन है। देन उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें उस वेपन के बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। तो उसे पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ओह शिट, ये तो 6 हार्मोनी बूट से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। ये न केवल एक ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट लेवल की शायद टेक्निक ग्रांट करता है, बल्कि हमें आगे देखने को मिलता है कि उसके वेपन पकड़ने से न केवल उसका वेपन, साथ में उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। उस वेपन के बारे में जानकर वो कहता है,
मुझे सोना मिल गया। देन वो खुश होकर उस दुकानदार से कहता है, ये शायद मैं इसे ले लूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए 3 टाइल दूंगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, 3 टाइल्स, इतना ज्यादा? तो ली युआन कहता है, हाँ, ये मेरी आंखों में बस गया है। देन वो उस वेपन को लेकर एक कोने में चला जाता है। देन वो कहता है, वील्ड, और फिर वो वेपन चमकने लगता है, जिससे वो अपने वेपन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। देन वो अपने मन में कहता है, मेंटल हैमर मैं पहले ही मास्टर कर चुका हूँ, प्रैक्टिस हैमर अब मेरे ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये शायद एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। जैसे ही वो उसे रिप्लेस करने जा रहा होता है, तुरंत ही उस साइट में बिजली चमकने लगती है और फिर से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो ये देखकर वो कहता है, हाँ, क्या ही बढ़िया है। देन वो अपने मन में कहता है, मुझे जैकपॉट लग गया, जैकपॉट लग गया। 100 हॉर्स साइड टेक्निक के 13 फॉर्म है। मैं एक पल में ही नो वॉइस से ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट तक पहुंच गया। कमाल है, ये बहुत ही कमाल है। हमें देखने को मिलता है कि उस वेपन की वजह से ली युआन की नाक से खून बहने लगता है। देन वो कहता है, एक मास्टर मेंटल हैमर टेक्निक, एक ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट लेवल की साइड टेक्निक, हथियारों के रास्ते का एक हिस्सा, साथ ही लॉन्ग वेपन मास्टरी। अब क्या मैं किन चियों को बीट कर पाऊंगा? स्टोरी में देखने को मिलता है, कोई लिलिन से कहता है, मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए जी जान से मेहनत की और तुम और उधार लेते हो, और भी ज्यादा। जल्द ही तुम दोनों भाइयों को ग्रीन वाटर लेक में फेंक दिया जाएगा ताकि तुम लोग कछुओं का खाना बन जाओ। तो लिलिन कहता है, मुझे नहीं पता कियान बाऊ मुझसे इतनी जल्दी वापस पे करने को क्यों कह रहा है, अभी तो ड्यू डेट भी नहीं आई। दिन में आगे देखने को मिलता है कि ली युआन एक डंडे को उठाता है और वो कहता है, ये चीज सॉलिड है। देन वो उस रॉड को घुमाने लगता है और कहता है, अच्छा, तो वेपन मास्टरी ऐसी फील होती है। अगर वो ठग्स बाद में कुछ शुरू करते हैं तो मुझे लड़ना ही होगा। देन ली युआन एक घर की छत पर चला जाता है और उस छत के रूफ कवर को हटाकर वहाँ की जासूसी करने लगता है। हमें देखने को मिलता है कि उस घर में 3 लोग बैठे होते हैं और उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। देन उनमें से एक आदमी कहता है, एक बुढ़िया धुली हुई टैन, आखिर बॉस को उसमें क्या दिखा, तुम्हें पता नहीं होगा है ना? बॉस के बड़ा बनने से पहले उसका परिवार ली परिवार के लिए काफी लंबे टाइम तक के लिए मजदूर था। उस समय भी उनकी नजर उस चाइल्ड ब्राइड पर थी। देन दूसरा आदमी कहता है, अगर वो उसे चाहते हैं तो उसे किडनैप क्यों नहीं कर लेते और उसके साथ मजा क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें लगता है वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की हिम्मत करेगी? तो उनका तीसरा साथी कहता है, सच कहूँ तो भले ही वो एक बच्चालान औरत है, लेकिन उसके पास अभी भी लुक्स हैं। तो ये सब बातें ऊपर बैठा ली युआन सुन रहा होता है और वो कहता है, हाँ, कियोन वो हमारी फैमिली का लेबर था और अब उसकी नजर मेरी भाभी पे रहे। मुझे आखिरकार घर आने के लिए भुगतान मिल गया और आपने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो मुझे बताओ, क्या तुम मरने के लायक नहीं हो? देन उनमें से 2 लोग उठते हैं और उनमें से एक कहता है, बकवास, मुझे पेशाब करना है, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। तो दूसरा आदमी कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उन लोगों को वहाँ पर पेशाब करता देख ली युआन कहता है, ओ नो, मेरी आंखें। तभी ली युआन अचानक से उन पर अटैक कर देता है और वो दोनों लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। देन ली युआन अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, इस क्लब के साथ एक झटका उन 2 गुंडों को कम से कम एक मॉडरेट कंसेशन देना चाहिए, है ना? तभी पीछे से उनका तीसरा आदमी बाहर आता है और वो उन दोनों को ढूंढते हुए कहता है, लाओ जियो, वैंग न्यू, तुम दोनों लोग कहाँ हो? क्या तुम लोग टॉयलेट के गड्ढे में गिर गए? तभी ली युआन अपनी तेजी दिखाते हुए उस आदमी को भी बेहोश कर देता है और कहता है, बकवास खाओ। तभी उस घर से उनके बाकी सभी आदमी बाहर आने लगते हैं और ली युआन एक मास्क पहन लेता है। देन वो सभी लोग कहते हैं, कौन है वहाँ, ये आवाज कैसी? तो इतने सारे लोगों को देखकर ली युआन कहता है, तभी उनका लीडर कहता है, तुमने मेरी जगह पर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। लेकिन तभी ली युआन अपनी फुर्ती दिखाते हुए उन सभी लोगों को मारने लगता है और वो सभी लोगों को बेहोश कर देता है। देन वो उस गैंग के लीडर से कहता है, मैंने तो अपना हैमर भी नहीं यूज किया, मैंने तो सिर्फ एक सिंगल वुडन क्लब से तुम सभी को डाउन कर दिया और तुम सभी लोग अपने आप को ठग्स कहते हो। देन वो आदमी गुस्से में कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? लेकिन तभी अचानक से ली युआन उसके सर पर अपने वुडन स्टिक से अटैक कर देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसके मुंह पे पंच करने लगता है और उससे कहता है, तुम कमीने, तुम्हारा वो बड़ा चिकना पिछवाड़ा देखने में घिनौना है,
मर जाओ। और वो उसको मारते मारते बेहोश कर देता है। देन वो उसको एक लात मारता है जिससे वो दूर गिरता है जाके। देन ली युआन अपने पैरों में इतनी ताकत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने आप से कहता है, वो मेरे टांगों की ताकत आधी भी बुरी नहीं है। रुको जरा, ये अपनी तारीफ करने का समय नहीं है, ये काम का समय है। देन ऐसा कह के वो उस घर में चला जाता है और वहाँ कुछ खोजने लगता है। तभी उसको वहाँ पर एक चेस्ट दिखता है तो उसे देखकर वो कहता है, मिल गया। देन वो उस चेस्ट को खोलता है जिसमें कुछ पेपर्स पड़े होते हैं। देन वो उनमें से एक पेपर निकालता है और उसको फाड़ देता है। फिर वो अपने आप से कहता है, मैं तुम्हें एक लोन शार्क बनना सिखाता हूँ। देन वो उस चेस्ट में पड़े एक शू का पेयर और कुछ पैसे ले लेता है और वो कहता है, वेल एक बदमाश से गलत तरीके से लाभ, जस्टिस का एक एजेंट के रूप में मुझे लगता है कि मुझे बस इच्छा ना होने के बावजूद इसे तुम्हारे हाथों से ले लेना होगा। देन वो सारे सामान को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर रख देता है और उस घर से बाहर चला आता है। देन बाहर आके वो कुछ सोचने लगता है और कहता है, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और मेरा चेहरा ढका हुआ था, मुझे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना? क्या ये मेरा सेल्फ डिफेंस था? हाँ डेफिनेटली हाँ, ये उनकी गलती है, उन्होंने अपनी जाइंट एसेस से मेरी आंखों पर हमला किया। यहाँ तक कि चूसी अंगशुआई भी मुझसे ज्यादा चालाक नहीं है। मैं तुम्हें लोगों से जबरदस्ती वसूली करना सिखाऊंगा। तुम सिर्फ इसलिए नहीं मरे क्योंकि मैं काफी समझदार हूँ। मुझे तुम फिर से नहीं दिखने चाहिए। अपना सारा पैसा गंवाने और मुझसे वो सुंदरता पाने के बाद यह मोटा कमीना कम से कम आधे साल तक कोई परेशानी नहीं पैदा कर पाएगा। हाँ, एक अच्छा इंसान बनना और अच्छे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तभी वो देखता है वहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो जाती है। तो ये देखकर ली युआन कहता है, समय पर हुई एक स्नोफॉल एक बाउंटीफुल ईयर को प्रॉमिस करती है। ये टायोस मास्टर अब आगे बढ़ने वाला है। देने में आगे देखने को मिलता है कि ली युआन अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कहता है, मार्शल आर्ट्स को सीखना इजी है लेकिन उसको मास्टर करना बहुत हार्ड है। सिर्फ टेक्निक में ही नहीं बल्कि क्यू और ब्लड में भी। क्यू और ब्लड फिजिक्स से आते हैं बिना किसी मेडिसिनल नरिशमेंट के। ये कम से कम 5 साल की हार्ड ट्रेनिंग लेती है। मेडिसिनल मील और मेरी करंट एप्टीट्यूड के साथ मैं 1 साल में सक्सीड कर लूंगा। इसीलिए वे कहते हैं लिटरेचर पुअर्स के लिए है और मार्शल आर्ट रिच के लिए। तभी वहाँ पर फैटिसन आ जाता है और वो ली युआन के फेस पर एक पैकेट फेंक कर मारता है और उससे कहता है, ठीक है बहुत प्रैक्टिस हो गई, लो इसे पकड़ो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिनल मील्स लाई है जो तुम चाहते थे और वो भी मेरी सिल्वर से। मुझे निराश मत करना बच्चे। तो उस पैकेट को लेकर ली युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है, डोंट वरी मास्टर कुक, मैं जरूर आपको वापस कर दूंगा। बच्चे सुनो, टॉप टियर बोन्स और मेडिसिनल सपोर्ट्स के साथ भी माइनर मास्टरी पहुंचने तक के लिए 1 साल से ज्यादा समय लगता है और तुम। तो ली युआन कहता है, मैं डेफिनेटली जल्दी पहुंचूंगा। देन पैटिसन उससे कहता है, वैसे नए साल के लिए 2 दिन की छुट्टी है लेकिन बेहतर होगा कि तुम दुकान में ही रहो। मैंने सुना है कि चाय वर्कशॉप में बहुत बड़ी गड़बड़ है, कुछ बदमाशों को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। अगर तुम्हें सचमुच वापस जाना है तो ये सुनिश्चित करो कि तुम दूसरे दिन की सुबह तक वापस आ जाओगे। अगर तुम इनर कोर्ट एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए तो तुम्हारे ग्रैंडपा को मेरी सिल्वर चुकाने के लिए अपनी जान तक बेचनी पड़ सकती है। तो ली युआन उससे कहता है, ठीक है मैं समझ गया। देन वो अपने मन में कहता है, सॉरी मैं ही हूँ वो जिसने उन्हें मारा है। देन में आगे देखने को मिलता है कि ली युआन अपने घर चला जाता है और वो अपने भाई लिलिन के साथ खाना खा रहा होता है। देन वो लिलिन से कहता है, सेकंड ब्रदर, क्या कियान बाओ के पेरेंट्स हमारी फैमिली के लॉन्ग टर्म के वर्कर्स थे? तो लिलिन कहता है, नहीं वो किंचियोंग था, उसका हमारी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप था, वही था जिसने मुझे वेपन फॉर्ज में अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था। तो ली युआन कहता है, हाँ किंचियोंग, अच्छा तो वो है जो अपने भाई और भाभी पर नजर रख रहा है। तो कोई रास्ता नहीं है कि मैं इनर कोर्ट एग्जाम छोड़ दूं। इस इनर कोर्ट में मैं ताओ लॉर्ड डेफिनेटली एंटर करूंगा। देन ली युआन अपने वेपन प्लेटफॉर्म पर जाता है और कहता है, अब केवल 58 ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। मैं पहले ही कॉम्बैट और स्लॉटर के हैमर की फर्स्ट ईयर किलिंग मूव को मास्टर कर चुका हूँ। अब जब मेरे पास पैसा है तो मुझे ये पता लगाना है कि अपनी वेपन मास्टरी को अपग्रेड करने के लिए रिफाइंड आयरन और गोल्ड को कैसे प्राप्त किया जाए। तब तक अगर मैं एक साथ 2 हथियार चला सकता हूँ तो किंचियोंग को मारना कोई समस्या नहीं होगी।
देन हमें आगे देखने को मिलता है कि किन चियोंग और निगुई उस जगह पर आए होते हैं। ली युआन ने उन लोगों की पिटाई की थी। हमें आगे देखने को मिलता है कि उन लोगों की मरहम पट्टी हो रखी होती है, लेकिन उन्हें फिर भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। देन निगुई किन चियोंग से कहता है, ब्रदर इन लॉ ऑफिसर क्यू ने कहा है कि वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि लियांगा शुई ने कुछ दिनों की रिकवरी के बाद लिए मार्शल हॉल छोड़ दिया और रिसेंटली उसे किसी ने नहीं देखा। देन किन चियोंग कहता है वो अभी भी घायल था, वो नहीं हो सकता है ना। बीहू लेक भी जम गई है, उसके जैसा घायल आदमी आराम करने के बजाय अचानक गायब हो जाता है। मछली पकड़ने गए थे, मैं इसे नहीं खरीद रहा हूँ। देन वो निगुई से कहता है, निगुई मैंने तुम्हें 2 महीने पहले ही इनर कोर्ट एग्जाम के सेक्शन पढ़ाए थे, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो निगुई घबराते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। देने में आगे देखने को मिलता है कि फैटिसन और उसके साथ ली युआन इनर कोर्ट एग्जाम के लिए आए होते हैं। देन ली युआन एक आदमी को देखकर कहता है, थर्ड शॉपकीपर का थर्ड सन वैंगोंग, क्या वो भी एग्जाम देने आया है? देन फैटिसन ली युआन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वैंगोंग जाओ चियोमिंग लीडर जाओ की सबसे छोटी बेटी और कुछ और लोगों को इनर सिटी फैमिली से लास्ट मोमेंट पर जोड़ा गया था। वे तुम्हारे कोटे के खिलाफ नहीं गिने जाते हैं, परेशान ना हो। तो ली युआन कहता है, क्या अब वो लोग स्पेशल एडमिशन कार्ड खेल रहे हैं? तो फैटिसन इससे कहता है, तुम्हें जिस बात की चिंता करनी चाहिए वो ये है कि इस साल की इनर कोर्ट एग्जाम का थर्ड टेस्ट बोन असेसमेंट में बदल दिया गया है। यूजुअली 3 टेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हैमर टेक्निक और स्ट्रेंथ के होते हैं, लेकिन अब वो इनेट बोन क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। तुम्हारी बोन्स कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोबेबली इस सीन के पीछे किंग चियोंग का हाथ है। खैर जो भी हो, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, अपने आप को रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी सिल्वर वापस लेने की चिंता है। तो ली युआन उससे कहता है, यस मास्टर कुक, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। देन वो सभी लोग एक लाइन में इकट्ठा हो जाते हैं। देन हमें स्टोरी में टेस्ट लेने वाले मास्टर्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक का नाम चाओ यान होता है जो कि वेपन फौज का हेड शॉपकीपर होता है, और दूसरा टैंग टोंग जो कि फर्स्ट शॉपकीपर होता है, और तीसरे का नाम वैंग टिंग होता है जो कि थर्ड शॉपकीपर होता है। देन हेड शॉपकीपर किंग चियोंग से कहता है, रूल्स के बारे में बताओ। तो किंग चियोंग कहता है, जी। देन किंग चियोंग सभी लोगों से कहता है, हमारी वेपन फौज 237 साल पुरानी विरासत है। फैमिली की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इनर कोर्ट को इस्टेब्लिश किया ताकि इसमें टैलेंटेड अप्रेंटिस ज्वाइन कर सके। एक टाइल मंथली सैलरी, कोई काम नहीं, मास्टर से पर्सनल गाइडेंस, और सेकंड शॉपकीपर से टाइट मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। हर कोर्टयार्ड से कम एक व्यक्ति चुना जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। मास्टर फैमिली की उदारता को याद रखें। तो सभी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, यस सर। व्हाइट एप मेंटल हैमर वाले एंट्रेंस आगे आए। तभी ली युआन को आगे देखकर किन चियोंग उससे कहता है, हाँ, मैंने तुमको क्लियर कर दिया था ली युआन, तुम फिर भी आ गए। जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं अपनी हड्डियों की जांच करवाएं। अगर आपकी हड्डियों की क्वालिटी अच्छी है तो भी आपको एडमिट किया जा सकता है। जो आगे आए हैं उन्हें भी बोन्स के असेसमेंट की जरूरत है। अगर आपकी बोन्स कमजोर हैं तो आप पास नहीं होंगे। देन उन सभी पार्टिसिपेंट्स के आगे एक आयरन का बॉक्स रख दिया जाता है। देन किंग चियोंग सभी से कहता है, आप में से हर एक हैमर उठाए और लोहे की सिल्ली पर वार करे। शॉपकीपर्स को अपनी स्किल्स दिखाएं। देन सबसे पहले ली युआन आगे आता है और वो अपनी हैमर की पावर को यूज करके उस आयरन बॉक्स पर अटैक करता है। जैसे ही ली युआन उस बॉक्स पर अपने हैमर से हिट करता है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर जनरेट होती है। तो ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और किंग चियोंग अपने मन में कहता है, मास्टर लेवल का व्हाइट एप मेंटल हैमर। ली युआन की ऐसी पावर देखकर हेड शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी फर्स्ट शॉपकीपर टैंग टोंग उठता है और वो कहता है, माइनर मास्टरी। तो हेड शॉपकीपर कहता है, बहुत माइनर मास्टरी नहीं, उसकी क्यूआई और ब्लड की कमी है, लेकिन हैमर टेक्निक डेफिनेटली माइनर मास्टरी तक पहुंच चुकी है और उसने एक्सटर्नल 3 हार्मोनीज को भी समझ लिया है। तभी हेड शॉपकीपर किंग चियोंग से चिल्लाते हुए कहता है, किंग चियोंग एक तरफ हट जाओ, रास्ता मत रोको। तो ये सुनकर किंग चियोंग घबरा जाता है और वो कहता है, हाँ। देन वो साइड में जाते हुए अपने मन में कहता है, नामुमकिन, मैंने उसकी हड्डियां देखी, वो एवरेज से भी कम है। सिर्फ 4 महीनों में माइनर मास्टरी हासिल
हासिल करना, टॉप टियर की बोन्स भी ऐसा नहीं कर सकती। ली युआन की ऐसी सफलता देखकर फैटिसन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है बहुत बढ़िया। देन ली युआन अपने मन में कहता है ट्रेनिंग हैमर की मास्टरी को प्रोफिशिएंट वाइट एप मेंटल हैमर टेक्निक के साथ कंबाइन करके मास्टरी और मास्टरी इक्वल माइनर मास्टरी बन जाती है। लेकिन तभी ली युआन को कुछ होता है तो ये देखकर ली युआन कहता है नहीं ये ठीक नहीं है और उसका हैमर उसके हाथ से छूटकर नीकुई की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी किंगशियोंग उसके बीच में कूदकर उस हैमर को पकड़ लेता है। देन ली युआन किंगशियोंग से कहता है हैरान हो गए है ना किंगशियोंग, मैं ताओ लॉर्ड धोखेबाज हूँ। तभी फर्स्ट शॉपकीपर खड़ा होता है और वो ली युआन से कहता है आउटर 3 हार्मोनीज को समझना और अपनी हैमर टेक्निक को मात्र 4 महीनों में माइनर अकॉम्प्लिशमेंट के करीब लाना। अच्छा बहुत अच्छा बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वहाँ भीड़ में खड़ा फैटिसन खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है ली युआन, इसका नाम ली युआन है, मैंने ही इसे ब्रीदिंग मेथड सिखाया है। देन फर्स्ट शॉपकीपर हेड शॉपकीपर से कहता है जनरल मैनेजर, इस बच्चे का टैलेंट ऑर्डिनरी नहीं है, थोड़े कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद उसे इस असेसमेंट में फर्स्ट स्पॉट मिलना चाहिए। देन हेड शॉपकीपर कहता है आप क्या सोचते हैं थर्ड मैनेजर? तो थर्ड मैनेजर कहता है उसका टैलेंट वास्तव में आश्चर्यजनक है लेकिन इनर कोर्टयार्ड भीड़ भाड़ वाला है, इसीलिए सेकंड मैनेजर के पास बहुत काम होगा। गार्डकिन, तुमने इसे क्यों नहीं सिखाया? देन किंगशियोंग ली युआन की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहता है मैनेजर्स की कमांड के अनुसार। देन ली युआन अपने मन में कहता है ये बूढ़ा आदमी अच्छा नहीं है, वो शुरू से ही किंगशियोंग के साथ कुछ फुसफुसा रहा था। देन हेड शॉपकीपर ली युआन से कहता है तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम गार्डकिन को अपना मास्टर बनाओगे या इनर कोर्टयार्ड में जाना चाहोगे? तो ली युआन सर झुकाकर कहता है मैं इनर कोर्टयार्ड में जाऊंगा। देन फर्स्ट शॉपकीपर ली युआन से कहता है मैं अपने बड़े भाई युई से तुम्हारे घर पर टेक्निक बुक भिजवा दूंगा, उसको पढ़ो, मैं 7 दिनों में पर्सनली तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तो ली युआन उससे कहता है थैंक यू मास्टर। देन फर्स्ट शॉपकीपर सभी से कहता है बढ़िया, अब दूसरों के लिए असेसमेंट जारी रहेगा। ली युआन तुम पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जांच करवाओ। तो ली युआन उसे कहता है जी, हमें देखने को मिलता है कि ली युआन की इतनी तरक्की से किंगशियोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन हमें आगे स्टोरी में फोर्जिंग रूम दिखाया जाता है। हमें आगे देखने को मिलता है ली युआन वहाँ पर एक ओल्ड मैन से मिलने आया होता है। देन ली युआन उस ओल्ड मैन से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो ओल्ड मैन उसके हाथ को बहुत ही ज्यादा टाइट से पकड़ लेता है जिससे ली युआन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। देन ओल्ड मैन ली युआन से कहता है बढ़िया, बिलो एवरेज है मैं कहूँगा। देन ली युआन अपने मन में कहता है इस ओल्ड मैन की ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ओल्ड मैन की बात सुनकर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है ओके, एवरेज से भी कम है ये तो। देन ली युआन उस ओल्ड मैन से कहता है सर, आखिर आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ते हैं, किसे अच्छा कहा जाता है और किसे बुरा? देन वो ओल्ड मैन कहता है बोन्स को रीड करना हॉर्स को जज करने जैसा है, ये सब एक्सपीरियंस है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है जिन्होंने अनगिनत मामले देखे हैं। बच्चे, क्या तुम हमारे फोर्जिंग रूम में शामिल होना चाहते हो? व्हाइट वुल्फ मेंटल हैमर के साथ तेजी से सुधार करने के लिए तुम्हें लोहे को फोर्ज करना होगा। देन ली युआन कहता है मैं डिसाइड करने से पहले वेयर हाउस देखना चाहूंगा, क्या ये ठीक है? देन ली युआन अपने मन में कहता है वेपन मास्टर रजिस्टर रिएक्ट कर रहा है, ओल्ड मैन ज़ैंग के वेयर हाउस में कुछ बढ़िया सामान है, अगर मैंने सचमुच इस फोर्जिंग रूम को ज्वाइन कर लिया तो ये मेरे लिए और भी कन्वीनियंट होगा मटेरियल्स को खरीदने के लिए। देन ओल्ड मैन खड़ा होने लगता है और उससे कहता है क्योंकि तुम पहले असेसमेंट में यहाँ आए हो तो इसमें देखने में कोई बुराई नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा हैमर चुनने के लिए ले चलता हूँ। देन ली युआन उस ओल्ड मैन के साथ जाने लगता है तो पीछे खड़ा एक आदमी ली युआन से जेलस हो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है हाँ तो क्या हुआ, तुम पहले हो, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं जितनी ज्यादा लगन से प्रैक्टिस करता हूँ मैं डेफिनेटली तुमसे आगे निकल जाऊंगा। देन हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि ओल्ड मैन ज़ैंग और ली युआन फोर्ज शॉप के पास आते हैं जहाँ पर 4 गार्ड्स खड़े होते हैं। तो वो सभी गार्ड्स ओल्ड मैन ज़ैंग को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ओल्ड मैन ज़ैंग। देन ज़ैंग कहता है मैं इस बच्चे को यहाँ पर एक अच्छा हैमर पिक करने के लिए लाया हूँ, इसको रजिस्टर करो, इसका नाम है ली युआन। तो वो गार्ड्स कहते हैं जी सर। देन वो सभी लोग उस गेट को ओपन करते हैं और वो लोग शॉप के अंदर बढ़ने लगते हैं। तभी ली युआन अपने मन में कहता है वेपन मास्टर रजिस्टर रिएक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ओल्ड मैन ली युआन से कहता है
मुझे फॉलो करो। तो ली युआन उसके पीछे भागते हुए जाता है और कहता है ठीक है। देन वो लोग वेपन स्टोर के अंदर आते हैं। देन ओल्ड मैन कहता है वो सभी ग्रीन वाटर साइबर्स हैं और ब्लू स्टील स्वॉर्ड्स, ये हमारी फोर्जिंग शॉप के सबसे फेमस वेपन्स हैं। तो ये देखकर ली युआन अपने मन में कहता है यहाँ जरूर टायरेड वेपन होगा और एक से ज्यादा होंगे। तभी वो एक स्वॉर्ड को देखता है तो ओल्ड मैन ज़ैंग उससे कहता है ये जेड सेबर है जिसे मैंने अपने समय पर फोर्ज किया था, ये बस अब कुछ ही बचे हैं। ये सेबर बहुत ही ज्यादा शार्प है, अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो तुम अपनी उंगली खो बैठोगे। तभी ओल्ड मैन एक स्वॉर्ड उठाता है और वो अपनी उंगली उस स्वॉर्ड पर रखता है जिससे उसकी उंगली कट जाती है। तो ये देखकर ली युआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कितना फाइन सेबर है। देन ओल्ड मैन ली युआन से कहता है तुम्हें फाइन सेबर्स के बारे में क्या पता है? इस दुनिया में वेपन्स को सबसे अच्छी तरह समझने वाले तलवारबाज या ब्लेडमैन नहीं है, ये हम ब्लैक स्मिथ है। मैं ही हूँ जिसने इस सेबर को इसका हर इंच पैटर्न दिया है। देन ली युआन उस स्वॉर्ड को छूता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को टच करता है उसके सामने उस स्वॉर्ड के बारे में कंप्यूटर्स पर डिटेल आ जाती हैं। तो उसे पढ़कर ली युआन कहता है फाइट टियर 1 3 इफेक्ट्स, डैम मुझे ये सचमुच अभी चाहिए। देन ओल्ड मैन ज़ैंग उस स्वॉर्ड को वापस रख देता है और वो ली युआन से कहता है तुम्हारे टैलेंट के साथ अगर तुम मुझसे फॉर्जिंग सीखते हो तो तुम काफी कम समय में वेपन्स को क्राफ्ट कर पाओगे। देन ली युआन ओल्ड मैन से कहता है ओल्ड मैन ज़ैंग आपने जिस हैमर के बारे में मेंशन किया था उसका क्या? देन ओल्ड मैन ज़ैंग एक डायरेक्शन में इशारा करता है और वो कहता है ये इस तरफ है, जाओ आगे जाओ और एक पिक करो। देन ली युआन अपने मन में कहता है तो तुमने जानबूझकर मुझे वेयर हाउस के चारों ओर लंबा रास्ता तय कराया बस अपनी जेड सेबर दिखाने के लिए, है ना? देन वो दोनों लोग हैमर के सेक्शन में जाते हैं। देन वहाँ पहुंचकर ओल्ड मैन ज़ैंग ली युआन से कहता है इनमें से कुछ हैमर्स नए बनाए गए थे और बाकी सभी पिछले अप्रेंटिस द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। उनमें से एक मेरा है, अगर तुम इसे पहली कोशिश में उठा सकते हो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। तो ये सुनकर ली युआन उनमें से एक हैमर उठाता है और कहता है ये है वो। देन उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें उस हैमर के बारे में लिखा होता है। तो ये देखकर वो अपने मन में कहता है ही मैं अमीर हो गया हूँ, 4 इफेक्ट वाला एक 2 टियर हैमर। ली युआन की इस सिलेक्शन को देखकर ओल्ड मैन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो उससे कहता है तुमने इसे कैसे चुना? तो ली युआन उससे कहता है एक कनेक्शन, मुझे लगता है मुझे बस इसके बारे में एक एहसास था, मैंने वेट का टेस्ट किया, यह मेरे हाथ में सही लगा इसीलिए मैंने इसे चुना। क्या ये हो सकता है कि ये हैमर आपका है सर? क्या ये एक कोइंसिडेंस है? तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और वो कहता है हाँ वाह क्या कोइंसिडेंस है, शायद हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा है। तुम्हारे लिए इतने सारे हैमर्स में से एक को सेलेक्ट करना ये फेट का एक बॉन्ड है। देन ली युआन उससे कहता है चूंकि हमारा मिलना तय है, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे फॉर्जिंग की आर्ट सीखना चाहता हूँ। तो वो ओल्ड मैन कहता है तुम बहुत चालाक हो बच्चे, तो अब से तुम मुझे क्या कहोगे? तो उस ओल्ड मैन की बात सुनकर ली युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है आप मान गए? देन ली युआन अपने मन में कहता है इस महान क्राफ्टमैन के हैमर को देखते हुए बूढ़े आदमी ज़ैंग की फॉर्जिंग स्किल्स प्रोबेबली पूरे फॉर्जिंग शॉप में सबसे ज्यादा है, उसका अप्रेंटिस बनना मेरे वेपन मास्टरी आर्ट को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा वरदान होगा। देन वो ओल्ड मैन ली युआन से कहता है क्योंकि हम इतने भाग्यशाली हैं तो तुम्हें एक दो चीजें सिखाने में क्या बड़ी बात है, मैं पहले से इतना बूढ़ा हूँ, अपने स्किल्स को कब्र में ले जाना बेकार होगा, है ना? देन वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है अच्छा टैलेंट, तेज तर्रार, अपने बुढ़ापे में ऐसे होनहार सीड को पाकर मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। देन ली युआन उस ओल्ड मैन से कहता है मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद सर।